ढंग से आपने नहीं पढ़ा है, सो यू टेक एनी मैगजीन जो कि करंट अफेयर्स हर महीने का कवर्ड है उसमें, उसको आप पढ़ लो। एंड इफ यू हैव डाउट कि वेदर यू शुड स्टडी दिस थिंग और नॉट, तो वो आप ला के पूछ लो कि सर इस तरह की चीजें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। सो द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज you finish this subject as early as possible and then you read the newspaper daily। उसमें जो important thing है you keep make a note और आप उसको underline करके कट करके फाइल में लगा लो, and then after that you revise it at the end of the year। क्लास के बाहर मिलना जो भी देखो, अगर मार्केट में जो भी आपको अच्छा लग रहा है एंड यू थिंक कि थोड़ा इजी है समझने में, यू कैन रिफर दैट मैगजीन। बफर स्टॉक में यही से डोमेस्टिक से परचेज करके स्टॉक, हाँ अभी तो डोमेस्टिकली प्रोक्योर करता है ना, वो अगेंस्ट है, वो एमएसपी। देखो देर आर टू थिंग्स, प्रोक्योरमेंट एट एमएसपी, तो एमएसपी प्रोक्योर करें तो इट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट, एंड देन स्टॉकिंग इन पब्लिक स्टॉक, तो वहां भी गवर्नमेंट कॉस्ट इनकर करती है। देर आर टू काइंड्स ऑफ सब्सिडीज, एमएसपी एक अलग सपोर्ट हो गया, स्टॉकिंग एक अलग सपोर्ट हो गया। हम लोग के यहाँ दीज थिंग्स हैव ऑलवेज बीन सेट जॉइंटली, बट ये दो डिफरेंट सपोर्ट हुए ना, procuring at MSP and giving at 3 rupees। So when government gives you rupees, rice at rupees 3 by procuring at MSP, so by procuring at MSP it is giving support to farmers, and by giving rice at rupees 3 it is giving support to the consumers। तो दो support है, तो giving at rupees 3 to the farmers to the consumers ये तो allowed है क्योंकि it doesn't distort। प्रोक्योरिंग एट एमएसपी इज नॉट अलाउड। हमारे यहाँ दोनों को हमेशा जॉइंटली हम लोग बोलते हैं, बट दीज टू आर डिफरेंट सपोर्ट, एक रिस्ट्रिक्ट, एक डिस्टॉर्ट करता है और एक नहीं करता है। हाँ गवर्नमेंट, हाँ हाँ देखो गवर्नमेंट जब भी प्रोक्योर करेगी इट नेवर परचेजेस बिलो एमएसपी। मार्केट प्राइस उससे, हाँ हाँ नहीं, गवर्नमेंट ऑलवेज प्रोक्योर्स एट एमएसपी। अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो नो वन विल सेल टू गवर्नमेंट। हाँ कोई देगा नहीं, तो अगर मार्केट प्राइस ज्यादा है तो नो वन विल सेल टू गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट जब भी प्रोक्योर करती है वो एमएसपी भी, एमएसपी से ज्यादा वो नहीं पे करती है, एमएसपी से ज्यादा गवर्नमेंट डजंट पे एज सच। ठीक है, और गवर्नमेंट प्रोक्योर्स इन द हार्वेस्टिंग सीजन, हार्वेस्टिंग के सीजन में प्रोक्योर करती है जिसमें जनरली मार्केट प्राइस कम होता है एमएसपी से, गवर्नमेंट प्रोक्योर्स एट एमएसपी। तो एग्रीकल्चर में इशू क्या चल रहा है, देखो व्हाट हैपेंड कि दोहा राउंड तो 2001 में स्टार्ट हुआ जिसमें ऑल द मेंबर कंट्रीज डिस्कस कि एग्रीकल्चर में किस तरह का हम लोग सपोर्ट देंगे और नहीं देंगे। इन द बाली कॉन्फ्रेंस, अच्छा ये WTO में देयर आर वेरियस बॉडीज, ठीक है, जो टॉप बॉडी है WTO में डिसीजन मेकिंग बॉडी, इट इज कॉल्ड मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है जैसे गवर्नमेंट में टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी कैबिनेट, सो ऐसे WTO में टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी इज मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस दैट मीट्स वंस इन एवरी 2 years। तो ऐसे तो WTO कीप्स ऑन वर्किंग, उनकी और जो जनरल काउंसिल हो दे मीट, बट मेजर डिसीजंस आर टेकन इन द मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस विच मीट्स वंस इन एवरी 2 years। और मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में बेसिकली हर मेंबर कंट्री के मिनिस्टर्स इन्वॉल्व। Ministerial conference is represented by the member countries, ministers or bureaucrats who are heading the foreign trade department.
ठीक है। सो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस मीट्स वंस इन एवरी 2 years। बाली में जो कॉन्फ्रेंस हुआ दिसंबर 2013, 2015 and Buenos Aires, अर्जेंटीना, दिसंबर 2015। तो बाली में जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो अ लॉट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज सेड दैट कि वी आर गिविंग this distorting subsidy and we cannot right now move to green box subsidies। So all the members agreed that कि ठीक है, even if your subsidies are distorting in nature, 4 years तक you are being exempted from any kind of subsidy। आप कुछ भी subsidy हो, कितना भी distorting हो, nobody will drag to the dispute settlement body even if your subsidies are more than 10%, more than 50%, doesn't matter। 4 साल का हमने उनको टाइम दिया, ऑल द मेंबर कंट्रीज, दैट यू कैन गिव व्हाटएवर सब्सिडीज यू वांट, वेदर इट इज डिस्टॉर्टिंग और इट डजंट मैटर, एंड नोबडी विल ड्रैग टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड पीस क्लॉज, दिसंबर 13 से दिसंबर 17। ठीक है। बट आफ्टर दिसंबर 17 अगर आप सब्सिडी दे रहे हो मोर देन 10%, देन एनी अदर मेंबर कंट्री कैन ड्रैग यू टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। अब दिसंबर 13 में इंडिया में यूपीए गवर्नमेंट थी, ठीक है। मई 14 में एनडीए के, सो एनडीए अब उनकी जो भी पॉलिसी रही है, एनडीए अगेन स्टार्टेड बार्गेनिंग डब्ल्यूटीओ दैट यू प्लीज अलाउ दिस पीस क्लॉज, ठीक है, यू प्लीज अलाउ दिस पीस क्लॉज नॉट ओनली फॉर 4 years till the time we find a solution to our subsidies problem। And at that time US President Barack Obama, he also supported India's demand, and somehow WTO agreed, so now peace clause has been extended to indefinite time period till the time we get a solution to our subsidies problem। ठीक है। So पीस क्लॉज चले जा रहा एंड वी आर नॉट एबल टू रीच अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि क्या चीज अलाउ करें, क्या चीज नहीं अलाउ करें। नाउ इन डब्ल्यूटीओ मीटिंग्स देयर आर बेसिकली 2 फैक्शंस, एक डेवलप्ड कंट्रीज का, एक डेवलपिंग कंट्रीज का। डेवलपिंग कंट्रीज वांट अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है, एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट विलिंग टू फाइंड अ सॉल्यूशन, दे वांट टू डिस्कस न्यू सेट ऑफ इश्यूज। देखो जनरली डब्ल्यूटीओ में क्या होता है कि विथ वॉट एवर इशूज वी स्टार्ट अ न्यू राउंड ऑफ डिस्कशन, वी कंक्लूड दोज इशूज, रिजॉल्व दोज इशूज, एंड देन वी स्टार्ट डिस्कशन ऑन न्यू टॉपिक्स। अभी क्या हुआ कि 2001 से वी स्टार्टेड डिस्कशन ऑन एग्रीकल्चर एंड सर्टेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये जो मेजर एजेंडा था वो एग्रीकल्चर का था, ठीक है। नो एग्रीकल्चर इशू हैज नॉट बीन रिजॉल्व कि क्या सब्सिडी देना है नहीं देना है, इसलिए तो पीस क्लॉज दिया गया था ना कि 4 years तक आप नहीं कहो, बट एंड मेंबर कंट्रीज डिसाइड दैट कि ठीक है, वी विल ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस सब्सिडीज प्रॉब्लम। तो एग्रीकल्चर का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ एंड इट्स बीन 2001 to 2019, एंड सो डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज वांट कि सब्सिडीज का कोई रिजोल्यूशन हो, एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट विलिंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम एट ऑल। They want to discuss issues which they are concerned about their own country। जैसे we started this Doha round in 2001 with agriculture and intellectual property rights। अब एग्रीकल्चर का कंक्लूड नहीं हुआ एंड यूएस वांट्स अ डिस्कशन ऑन ई कॉमर्स पॉलिसी, क्योंकि यूएस को एग्रीकल्चर से भी मतलब नहीं, उसको ई कॉमर्स और जो न्यू इशूज आ रहे उससे रिलेटेड डिस्कशन वांट। Now India is saying कि first you conclude this Doha round by resolving this agriculture issue, and then in the new round we will start a new round of discussion। अब इसको रिजॉल्व करने के लिए कंसेंसस, अच्छा डब्ल्यूटीओ में एवरी मेंबर कंट्री हैज 1 vote, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू इन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, बट डब्ल्यूटीओ में एवरी मेंबर कंट्री हैज 1 vote
बट जनरली वोटिंग पे हम नहीं जाते हैं, कंसेंसस बिल्ड करके वी रीच अ डिसीजन, बट अल्टीमेटली वन कंट्री का वन वोट है। नाउ डेवलप्ड कंट्रीज डोंट वांट टू, क्योंकि इश्यूज रिजॉल्व करने में इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट ना, आप कंसेंसस बिल्ड कराओगे क्या चीज करना चाहिए सब्सिडीज में, नहीं करना चाहिए। नाउ यूएस एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट विलिंग एट ऑल टू रिजॉल्व दिस थिंग, दे वांट डिस्कशंस ऑन न्यू इश्यूज, एंड इंडिया एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज वांट अ रिजोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। और ये लास्ट की 2 मीटिंग्स में टोटली फेल्ड, कुछ भी रिजोल्यूशन नहीं हुआ। एंड देखो अर्लियर जैसे दोहा, ये उरुग्वे राउंड में द लेंथीएस्ट राउंड वाज उरुग्वे राउंड इन गैट। जैसे जैसे नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज इंक्रीज हो रही वैसे वैसे राउंड ऑफ डिस्कशंस स्ट्रेच हो रहे हैं। पहले सबसे मैक्सिमम था ये उरुग्वे राउंड 8 इयर्स, अभी ये 18 इयर्स हो गया। एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज विथ टाइम द कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, with time the domestic politics is also changing, with time the domestic politics is also changing, and member countries are more concerned about the domestic politics as compared to whatever, whether they are able to reach at consensus or they are able to resolve dispute at international level or not. उनको domestic politics, domestic elections में ज़्यादा interest rather than this. So when every member countries will look for their interests only, it will be very difficult to reach a consensus. जब कोई भी compromise करने के लिए नहीं तैयार है, then it will be very difficult to reach a consensus regarding international issues. और वही अभी हो रहा है. So reaching a consensus has become very difficult now. 164 countries हैं, and every member country is looking for their own domestic policies. So consensus नहीं build up हो रहा और ये issue stretch हो रहा है. And to avoid this, what the member countries have started doing, they have started signing their own regional agreements. तो last few years में a lot of regional agreements are being discussed and signed, क्योंकि यहाँ पे तो consensus reach नहीं हो रहा है. So they are finding an exception route and they are signing their own free trade agreements to promote their own regional trade. और ये ऐसे ही चलते हैं. जैसे यूपीए तो कॉम्प्रोमाइज कर गया था कि ठीक है 4 इयर्स तक पीस क्लॉज होगा, उसके बाद विल रिड्यूस दिस, बट बीजेपी के उसे उनको पता था कि 4 साल में तो हम लोग एमएसपी सब खत्म नहीं कर पाएंगे. सो दे बार्गेन हार्ड कि नहीं आप अलाउ करो पीस क्लॉज फॉर इंडेफिनिट पीरियड. नाउ ट्रम्प हैज केम, ही हैज स्टार्टेड वॉयलेटिंग दिस एमएफएन प्रिंसिपल एंड दिस. क्यों ट्रम्प क्यों वॉयलेट कर रहा है? डू यू नो दिस थिंग? क्योंकि ट्रम्प जो इलेक्शन जीता है 2016 में, he has won that election on the agenda of protectionism. Other presidents, previous presidents, US president, they allowed free trade. So US के जो domestic producers थे steel and aluminum and other things, they lost their business because of the cheaper imports coming from China. अब वो जो lost किए तो they went against government. Mr. Trump has exploited their anger to come into power. इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो हम टर्म देते हैं, ठीक है. सो नाउ व्हेन ही हैज कम टू पावर, ही इज ट्राइंग टू फुलफिल देयर विशेस एंड ही इज ट्राइंग टू क्रिएट प्रोटेक्शनिस्ट एनवायरनमेंट. इंडिया का भी चल रहा है, ये एक एक्सपोर्ट का भी केस चल रहा है और ये भी चल रहा है. सो एवरी मेंबर कंट्री व्हेन दे विल बी टोटली फोकस्ड ऑन देयर ओन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, तो फिर कंसेंसस रीच करना डिफिकल्ट होगा. एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, और कई सारे इसमें आर्टिकल्स आजकल अभी प्रीवियस ईयर में आए न्यूज़पेपर में कि हाउ इज इफेक्टिव डब्ल्यूटीओ, वेदर इट विल बी एबल टू सर्वाइव और नॉट. क्योंकि अभी 2-3 महीने पहले ट्रम्प हैज आल्सो सेड कि दे विल पुल आउट ऑफ डब्ल्यूटीओ आल्सो. दे हैव पुल्ड आउट ऑफ टीपीपी, जो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इज, दे कैन पुल आउट ऑफ दिस आल्सो. सो until unless few countries play a leading role to move this forward, this organization, अभी तक तो यूएस ने प्ले किया था रोल. नाउ टिल दैट ट्रम्प इज हियर वी कैन नॉट बी श्योर. सो दैट इज व्हाई ये कुछ भी हो नहीं रहा डब्ल्यूटीओ. इट इज जस्ट इंडिया इज ट्राइंग अ लॉट, क्योंकि इंडिया ने कई इनफॉर्मल मीटिंग्स भी करी टू रिजॉल्व दिस थिंग, बट आई डोंट नो व्हाट इज द गवर्नमेंट्स पॉलिसी. दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस सपोर्ट सब्सिडी पॉलिसी व्हिच इज डिस्टॉर्टिंग नेचर. अगर बीजेपी को ये लगता है कि अगले 2-3 टर्म हम ही रहेंगे एंड दे डोंट वांट टू remove the MSP policy, so they will never commit here.
यूपी ने तो कमिट कर दिया, अब क्या सोच कर कमिट किया नो वन नोज, बट बीजेपी आई बोली नहीं नहीं हम तो एमएसपी कंटिन्यू कर, दैट्स व्हाई वी फॉट ना, वी बार्गेन्ड हार्ड दैट यू अलाउ दिस पीस क्लॉज फॉरएवर। और क्या इश्यूज चल रहे हैं इसमें, जैसे गैट में और दोहा राउंड में, इंडियन गवर्नमेंट इज गिविंग अ ह्यूज सब्सिडीज टू इट्स फिशरमैन ऑन परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, क्योंकि हमारे यहाँ फिशरमैन पुअर हैं, सो गवर्नमेंट गिव्स देम सब्सिडी जो इक्विपमेंट्स परचेज करते हैं। नाउ यूएस इज ब्लेमिंग इंडिया दैट since we are giving huge subsidies on equipments, Indian fishermen are doing overfishing। ठीक है, मतलब हम ज्यादा फिश कैच कर ले रहे जितना करना चाहिए, सो इससे इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है, दैट यूएस इज सेइंग। सो दे आर सेइंग अस टू स्टॉप द फिश सब्सिडीज, वी आर सेइंग दैट वी कांट स्टॉप इट राइट नाउ बिकॉज आवर फार्मर्स आर पुअर। एक्चुअली व्हेन अ कंट्री, जैसे हमने बोला था उस क्लास में कि फर्स्ट जब रिफॉर्म करते हो तो पहले इकोनॉमी इनइक्वालिटी इंक्रीज करता है और फिर डिक्रीज करता है। वैसे ही कुजनेट, तो कुजनेट्स का था, कुजनेट का एक इन्वायरमेंटल कर्व भी है कि व्हेनेवर यू डू रिफॉर्म्स ना, तो पहले पॉल्यूशन इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है और आफ्टर सम टाइम व्हेन पब्लिक्स पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस दे बिकम मोर इन्वायरमेंट कॉन्शियस और फिर इन्वायरमेंट इंप्रूव होना शुरू होता है। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज है दे आर मोर कॉन्शियस अबाउट देयर इकोलॉजी इम्बैलेंस एंड इन्वायरमेंट, बट जो डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज है वहां खाने के लिए वो इन्वायरमेंट की क्या चिंता करेंगे, सो दे आर मोर कंसर्न अबाउट दिस इकोलॉजी एंड बैलेंस ऑफ दिस, एंड राइट नाउ वी आर कंसर्न अबाउट देयर फिशरमैन, सो वी आर नॉट कमिटिंग दैट विल स्टॉप दिस सब्सिडीज। और एक क्या इशू चल रहा है मेजर जिसपे कोई रिजॉल्व नहीं निकला है, सो Nairobi and this Buenos Aires meetings were totally failed, no resolution has been reached। और एक क्या मेजर इशू चल रहा है, जैसे आप गुड्स इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्यूटी लगता है, राइट, बट सपोज यू आर वॉचिंग अ मूवी लाइव स्ट्रीमिंग, आप बाहर कोई मूवी बनी है और ऑनलाइन कंटेंट जो आप वॉच कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, तो उस पर तो इंपोर्ट ड्यूटी लग नहीं पा रहा है। भाई इंपोर्ट ड्यूटी कब लगता है, व्हेन दैट प्रोडक्ट मूव्स थ्रू कस्टम्स एरिया, तो कस्टम्स एरिया जैसे पोर्ट पे जो कस्टम्स नोटिफाइड एरिया है वहां से जब मूव करता है उस पर कस्टम ड्यूटी लगता है। बट आप ऑनलाइन कंटेंट जो आ रहा है ना, तो ऑनलाइन कंटेंट पे इंपोर्ट ड्यूटी एज सच लगता नहीं है अभी, ठीक है, अभी तक फ्री है एज सच, ठीक है, ऑनलाइन कंटेंट जो आ रहा है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाते। US and developed countries are saying to India that you commit that you will never impose customs duty on online content। We are saying that we will not commit it। देखो फ्यूचर में ऑनलाइन मार्केट इज गोइंग टू बी ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बहुत सारे गेम्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, इन विच US and developed countries are more better at a better level, so they want, अब उनका जो सॉफ्टवेयर एंड गेम्स एंड अदर थिंग्स है ना, दे वांट अ फ्री मार्केट एक्सेस फॉर देयर प्रोडक्ट्स। अभी इंडिया ने इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाया है, but India has not committed that they will not put। US and other developed countries are asking India that you commit that you will keep 0% import duty on online content। We are saying that you will not commit। तो जब भी मीटिंग होती है ना ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, वी से दैट कि बाय द नेक्स्ट मीटिंग आफ्टर 2 years तक, टिल 2 years हम लोग नहीं लगाएंगे, बट आफ्टर दैट वी डोंट कमिट। हाँ हाँ, देखो भाई इफ देयर इज सम डोमेस्टिक, जैसे गुड्स में हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है, इफ आवर प्रोडक्ट्स आर लेस एफिशिएंट टू प्रोटेक्ट आवर इकोनॉमी वी पुट इंपोर्ट ड्यूटीज। तो एक तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी है और दूसरा डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने का भी है। द सेम थिंग अप्लाइज फॉर ऑनलाइन कंटेंट आल्सो। तो डेवलप्ड कंट्री आर सेइंग कि ऑनलाइन कंटेंट को आप फ्री मूवमेंट रहने दो, डोंट पुट इंपोर्ट ड्यूटीज यू कमिटेड। अभी हम नहीं लगा रहे हैं, बट वी हैव नॉट कमिटेड, बट वंस वी गारंटी दैट कमिटमेंट अंडर शेड्यूल्स ऑफ कमिटमेंट वी वोंट बी एबल टू इंक्रीज इट। सो डेवलप्ड कंट्रीज आर आस्किंग अस दैट यू commit that you will never impose, we say that we will not commit them, we will not impose import duties till the next ministerial conference, but we don't commit this thing। तो ये कुछ few issues जिस पे resolve नहीं हुआ, and this ministerial conference बार हो रहा है and no resolve has been reached, and these last 2 ministerial conferences were totally failed।
सीडी, देखो सीडी जो ला रहे हो तो सीडी पे लगता है, सीडी के अंदर जो सॉफ्टवेयर उस पे नहीं लगाते अभी हम लोग। दो चीज ला रहे हो आप सीडी के थ्रू, एक सॉफ्टवेयर और एक सीडी जो 10 रुपए की आती है, समझ रहे हो? तो ऑनलाइन कंटेंट पे भी हम नहीं लगाते हैं सच। सो दीज आर द डिस्प्यूट्स व्हिच आर गोइंग ऑन। एक आईपीआर का भी डिस्प्यूट है, पहले आप पढ़ लो फिर हम बताएंगे। तो अभी पीस क्लॉज इंडेफिनिट टाइम के लिए है, ठीक है। सो वी आर गिविंग सब्सिडीज एंड नो मेंबर कंट्री कैन मूव टू डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। देखो डेवलप्ड कंट्रीज आर आल्सो गिविंग ह्यूज सब्सिडीज, दे गिव मोर सब्सिडीज एज कंपेयर टू इंडिया, बट मोस्ट ऑफ देयर सब्सिडीज फॉल इन ग्रीन बॉक्स, और हमारी ज्यादातर सब्सिडीज आर अंडर एम्बर बॉक्स। एक इसमें और इशू क्या है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उरुग्वे राउंड में डिस्कस हुआ, ठीक है। तो ये जो इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस आई टुक, ठीक है, तो इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस जानते हो, हमने एक इंटरनेशनल प्राइस लिया हुआ है जो कि 1986-87 का एवरेज प्राइस, क्योंकि उरुग्वे राउंड में हमने डिस्कस किया तो उस समय का हमने इंटरनेशनल प्राइस लिया। अभी प्राइस तो बहुत बढ़ गया है, सो हमारे एमएसपी और इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस जो कि फिक्स्ड है 86 का, उसमें ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। सो आवर सपोर्ट इज लुकिंग मोर। वी आर सेइंग कि जो इंटरनेशनल रेफरेंस प्राइस है वो आप प्रेजेंट ईयर का लो, वो आप प्रेजेंट ईयर का लो, बट WTO हैज नॉट टेकन दैट रेफरेंस प्राइस टू द प्रेजेंट ईयर, इसलिए भी हमारा थोड़ा सपोर्ट ज्यादा दिखता है। बट हाँ, डेवलप्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, बट स्टिल इफ दे विल टेक इट टू द करंट ईयर टू अ सर्टेन एक्सटेंट, हमारा जो सपोर्ट है इट विल रिड्यूस। समझ रहे हो यहाँ पे ना? तो इंटरनेशनल प्राइस काफी पीछे का ईयर का लिया हुआ है, विच इज इन्फ्लेटिंग आवर सपोर्ट। सो ये एक और इशू है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना नॉन डिस्टार्टिंग, बट बिजली कम दाम में देना इट्स इनपुट सब्सिडी। अरे भाई समझो, आप गवर्नमेंट ने पूरा रूरल इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, बट फार्मर्स आर परचेजिंग इलेक्ट्रिसिटी एट द मार्केट प्राइस। तो गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट लगा रही है, आप समझे ही नहीं अभी तक। फार्मर्स जब हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट पे सब्सिडी मिलता है, हाँ मिलता है, ठीक है ना, पता चलो मिलता है सब्सिडी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज एन इनपुट टू पंप वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड, तो दैट इज एन इनपुट सब्सिडी। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी गवर्नमेंट नहीं देगी तो वो अपना प्राइस इंक्रीज कर देगी। तो इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी इनपुट सब्सिडी है, बट इफ गवर्नमेंट इज कंस्ट्रक्टिंग पोल्स इरेक्ट कर रही है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, वो नॉन डिस्टॉर्टिंग। तो WTO बोल रही है कि आप अपना 24/7 सप्लाई दो, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो, बट परचेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे आप नहीं दो सब्सिडी। आप अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस डेवलप करो सो दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस बेटर सीड्स जिसकी यील्ड ज्यादा हो, ठीक है, दैट इज नॉन डिस्टॉर्टिंग। लेकिन आप इनपुट के परचेज करने पे सब्सिडी नहीं। एंड वॉट एवर WTO इज सेइंग इज गुड, ये बेटर होगा हमारे लिए भी, बट वी आर मूविंग फ्रॉम एम्बर टू ग्रीन इन अ वेरी स्लो मैनर। अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने PM किसान किया,
क्यों? क्योंकि जो हम वेरियस इनपुट सब्सिडीज दे रहे थे, वी रियलाइज समहाउ दैट इज नॉट बेनिफिटिंग द फार्मर्स। इससे हमारा पूरा एग्रीकल्चर डिस्टॉर्ट हो गया और हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुकी है। पीएम किसान तरह का सपोर्ट विल बी मच बेटर। हाँ, पैरेलली वी शुड ट्राई टू क्रिएट रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर रादर देन गिविंग इनपुट सब्सिडीज, क्योंकि इनपुट सब्सिडी जितना ज्यादा वो सपोर्ट कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट होता है मार्केट, इट हर्ट्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। हमारे जो क्रॉपिंग पैटर्न इतना डिस्टॉर्टेड है, पूरे नॉर्दर्न इंडिया का क्रॉपिंग पैटर्न है वीट राइस वीट राइस वीट राइस। क्यों? बिकॉज ऑफ यूरिया सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी एंड एमएसपी सब्सिडी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, देखो ऐसे तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लॉज हैं, अब यूएस ने किसी को पेटेंट दिया वहां पे, ठीक है, किसी मेडिसिन पे, तो इज इंडिया बाउंड टू प्रोटेक्ट दैट? यूएस का लॉ यूएस में अप्लाई होता है, सेम चीज के लिए इंडिया ही पेटेंट दे सकता है, ठीक है। बट इफ वी हैव साइंड अ बायलैटरल एग्रीमेंट कि जिस पे आप पेटेंट दोगे हम भी प्रोटेक्ट करेंगे, देन वी मे नॉट गिव। बिफोर दिस ट्रिप, नाउ ये साइन हुआ था दिस उरुग्वे राउंड में 1994, became effective from 1st January 1995। तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट के पहले भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेयर प्रोटेक्टेड अक्रॉस द कंट्रीज बट ओनली एट अ रीजनल लेवल। 4 कंट्रीज का ग्रुप ने साइन कर लिया कि ठीक है, वी विल प्रोटेक्ट आवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। व्हेन वी साइंड दिस ट्रिप्स एग्रीमेंट, वी सेड दैट वी विल बी प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एट 164 कंट्रीज लेवल। सो उसके पहले रीजनल ग्रुपिंग्स थी, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर्स। सो WTO सेट की जो आपकी रीजनल ग्रुपिंग्स उसको आप छोड़ो एंड यू ज्वाइन दिस ट्रिप्स एग्रीमेंट एंड WTO gave us 10 years टाइम पीरियड। तो वी आर कमिटेड टू दिस ट्रिप्स एग्रीमेंट फ्रॉम 2005 ऑनवर्ड्स। उसको हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है ये आप समझ लो, ठीक है। Now if suppose I developed something with my intellect, with my brain, अगर मैंने कुछ डेवलप किया, if you also start copying that, then I won't be able to benefit। ठीक है, हमने कोई नया इन्वेंशन किया, आप भी उसको कॉपी करके प्रोड्यूस करने लगे, then I will not benefit। So whatever I produce new thing, invented new thing, that is my intellectual property। ठीक है ना, मैंने अपने इंटेलेक्ट से वो चीज प्रोड्यूस की है, दैट इज माई। सो इफ आई डिड अ न्यू इन्वेंशन, दैट इन्वेंशन इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे क्लासरूम सपोज इट इज माई फिजिकल प्रॉपर्टी, वो इन्वेंशन इज माई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नाउ गवर्नमेंट सेज दैट कि नो वन एल्स कैन कॉपी दैट इन्वेंशन। गवर्नमेंट भाई ये जैसी बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग आप देख के बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि तो इट्स अ कॉमन बिल्डिंग। बट अगर मैं कोई नई चीज इन्वेंट करता हूं, देन समवन एल्स इज नॉट अलाउड टू कॉपी दैट। गवर्नमेंट गिव्स प्रोटेक्शन ऑन योर न्यू इन्वेंशंस। गवर्नमेंट गिव्स प्रोटेक्शन ऑन योर न्यू इन्वेंशंस। तो ये जो प्रोटेक्शन गवर्नमेंट देती है कि दैट नो वन इज अलाउड टू कॉपी दिस न्यू इन्वेंशन, दिस प्रोटेक्शन given to the owners for his intellectual property that no one is allowed to copy, that protection given by the government is called intellectual property right। So if he invented new thing, government gave him a protection, that protection is called intellectual property right। Now you have the right IPR on this new invention, now no one is allowed to copy that। अगर आप कोई नई चीज प्रोड्यूस करते हैं, अब ये बिल्डिंग है, कोई भी इस तरह की बिल्डिंग बना सकता है, क्योंकि इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। बट अगर आप कोई नई चीज डिजाइन करते हो, ठीक है, नई चीज आप डिजाइन करते हो, मान लो कोई आपने कार का नया मॉडल डिजाइन किया, इट्स अ यूनिक मॉडल, यू कैन अप्लाई फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन दैट। सो गवर्नमेंट ग्रांट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, कि उस टाइम पीरियड में कोई कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है, राइट, विद द प्रोटेक्शन एज सच ऑन योर न्यू डिजाइंस, न्यू इन्वेंशंस। व्हाई गवर्नमेंट गिव्स दिस प्रोटेक्शन टू द ओनर्स?
टू मोटिवेट द ओनर्स दैट यू कीप ऑन इन्वेंटिंग न्यू थिंग्स। अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोटेक्शन देगी तो आप क्यों इतना एफर्ट लगा के, इतना एनर्जी एंड मनी लगा के आप करोगे? So government gives this right to the patent, to the owners of intellectual property rights, new inventions, to motivate them that you keep on inventing new things. But why only for a limited time period? जैसे patents 20 साल के लिए मिलता है. Why this protection only for a limited time period? Why not for infinite time period? देखो, गवर्नमेंट ग्रांट्स दिस प्रोटेक्शन, व्हेन गवर्नमेंट इज ग्रांटिंग द प्रोटेक्शन फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द बेनिफिट ऑफ द ओनर एंड द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. एक बैलेंस है बेनिफिट ऑफ ओनर और बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के बीच में. ड्यूरिंग द प्रोटेक्शन पीरियड, गवर्नमेंट इज बेनिफिटिंग द ओनर ऑफ द पेटेंट ऑफ द न्यू इन्वेंशन, एंड आफ्टर द प्रोटेक्शन पीरियड government is trying to benefit the society in general. Because after the protection period that everyone can copy and produce, it becomes very cheap and the society in general benefits. So by protecting that right, by giving the protection for that right for a limited time period, government एक balance बना रही है between the benefit of the society and the benefit of the owner, patent owner. कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट रिन्यू होती हैं, कुछ नहीं होती, पेटेंट्स ऐसे नहीं होते. सो न्यू इन्वेंशन का जो भी लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए प्रोटेक्शन ग्रांटेड है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल दैट इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द बेनिफिट ऑफ द ओनर एंड द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. ये जेनेरिक ड्रग्स क्या होती है? नाम सुना जेनेरिक ड्रग्स? चीपर कॉपीज ऑफ. देखो जेनरिक, जैसे सपोज आई इन्वेंटेड अ न्यू थिंग, तो मुझे पेटेंट मिल गया. नाउ आई एम इन्वॉल्व इनटू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आई मे नॉट बी इन्वॉल्व इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट मेडिसिन. तो मुझे पेटेंट मिला, आई असाइन दैट पेटेंट टू हिम कि आप प्रोड्यूस करो, सेल करो, मुझे रॉयल्टी पे. सो आई मे गिव दिस लाइसेंस टू हिम, या एक दो लोग को और दे दिए, तो दे विल प्रोड्यूस एंड पे मी रॉयल्टी. सो आई विल, जिसको मैं लाइसेंस दूंगा वही प्रोड्यूस करेगा एंड ही विल पे मी रॉयल्टी. So I will give this license to a limited number of players. But after the protection period, आप लोगों में से कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, सेल कर सकता है. So after the protection period, anyone can produce and sell. तो fierce competition होता है और प्राइस बहुत चीप हो जाती, प्लस रॉयल्टी नहीं देना पड़ता. And after the protection period, in general, anyone can produce. तो टिल द टाइम आफ्टर द प्रोटेक्शन पीरियड जो मेडिसिन प्रोड्यूस होती हैं उसको हम लोग जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं. आफ्टर द प्रोटेक्शन पीरियड इज एक्सपायरिंग, ठीक है, जो मेडिसिन प्रोड्यूस हो जेनरिक ड्रग्स. टिल द प्रोटेक्शन पीरियड ओनली लिमिटेड ब्रांड्स आर अलाउड टू प्रोड्यूस. आफ्टर द प्रोटेक्शन पीरियड इन जनरल एनीवन कैन प्रोड्यूस. फियर्स कॉम्पिटिशन, नो रॉयल्टी, तो जेनरिक ड्रग्स बहुत चीप हो जाती है. बट टिल द प्रोटेक्शन पीरियड द प्राइस इज कॉस्टली. एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या होता है? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स मींस पेटेंट एक्सपायर होने वाला है 20 साल बाद, उसी में कुछ माइनर चेंजेस करके, कॉस्मेटिक चेंजेस करके यू ट्राई टू एक्सटेंड द प्रोटेक्शन पीरियड फॉर द नेक्स्ट 20 इयर्स. तो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स हमारे यहाँ इंडियन पेटेंट एक्ट में इट इज नॉट अलाउड. एक्चुअली क्या होता है, देखो यूएस में दे आर इन्वॉल्व इनटू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो जनरली दे कीप ऑन डूइंग न्यू इन्वेंशंस. और जब प्रोटेक्शन पीरियड एक्सपायर होता है तो इंडिया स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट सेम मेडिसिन. वी आर अ बिग मार्केट ऑफ वी आर अ बिग प्रोड्यूसर्स ऑफ जेनरिक ड्रग्स. और तो प्रोडक्शन पीरियड एक्सपायर होता है, हम प्रोड्यूस करते हैं, फिर हम वही ड्रग्स यूएस को सेल करते हैं. एंड वी आर अ मेजर एक्सपोर्टर. तो व्हाट यूएस कंपनीज वांट, वो क्या करते हैं कि वो मेजर इन्वेंशंस वो करते हैं. सो दे आर जनरली इन्वॉल्व इनटू एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स. So US and other developed countries want evergreening of patent to be allowed, but we have strictly said that we will not allow evergreening of patents. और इसके accordingly एक केस हुआ था 5-6 साल पहले Novartis का. We made change amendments in our patent act and we said that कि for any cosmetic changes we will never allow this patent. ठीक है. तो intellectual property rights मतलब आप कोई भी चीज अपने इंटेलेक्ट से जो प्रोड्यूस की हो, भाई आप ये ऐसी बिल्डिंग दूसरी बनाओ तो इसमें आपको कोई इंटेलेक्ट एज नहीं इन्वॉल्व है. बट इफ यू आर इन्वेंटिंग समथिंग न्यू, so government grants you protection, government grants you rights. They are called intellectual property rights and there are different kinds of intellectual property rights. तो जो
पेटेंट, हाँ होता है ना इंटेलेक्चुअल, भाई आपने कुछ नई मेडिसिन बनाई किसी डिजीज को क्योर करने के लिए, ऑफ कोर्स यू हैव इन्वेंटेड दैट न्यू मेडिसिन विथ योर इंटेलेक्ट, तो आप गवर्नमेंट से उस मेडिसिन पे प्रोटेक्शन मांग सकते हो। सो व्हेन गवर्नमेंट गिव्स यू प्रोटेक्शन, उस प्रोटेक्शन को ही तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बोलते हैं, तो यू विल से दैट यू हैव गॉट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑन दैट मेडिसिन। पेटेंट बता रहा था, सो यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग न्यू विथ योर इंटेलेक्ट, और इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर कॉल्ड पेटेंट्स, सम आर कॉल्ड copyrights, trademarks, trade secrets, geographical indicators। जी अब समझ लो कि सब में डिफरेंस क्या है, सारे कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है, ठीक। वो रॉयल्टी ऐसे कैसे दे देगी, उसका एक केस में आपको बताएंगे अभी। देखो इट्स अ हाईली टेक्निकल मैटर, इवन कोर्ट में भी ये केस जाता है ना, इफ अ कोर्ट में भी ये केस जाता है तो कोर्ट सेज दैट, जो जजेस होते हैं कि वी डोंट हैव दैट मच ऑफ नॉलेज, तो कोर्ट भी एक टेक्निकल कमिटी अपॉइंट करती है। तो आप जो पूछ रहे हो इट्स अ वेरी वेग क्वेश्चन, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है क्या सैंपल चेंज हुआ, उसका कितना एफिकेसी इंक्रीज हुआ, तो इस पे कमेंट नहीं किया सकता है कि कितना चेंज हुआ और कितना उससे हुआ, हाईली टेक्निकल मैटर, ठीक है। तो ये जज करना, ये टेक्निकल एक्सपर्ट्स ही जज कर सकते हैं, वी कैन नॉट जनरलाइज एज सच, और ये बहुत डिफिकल्ट होता है जज करना एज सच, until you have technical expertise you can't say anything। patents and copyrights, what is the difference? जैसे कुछ आप इन्वेंट करते हो तो गवर्नमेंट आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांट करते हो, उसको नाम देती है कॉपीराइट, और कुछ चीज आप इन्वेंट करते हो तो गवर्नमेंट आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ग्रांट करती है, दैट इज कॉल्ड पेटेंट। व्हाट इज द डिफरेंस? ये जनरली आर्टिस्टिक वर्क्स के लिए मिलता है, बुक्स, मूवीज, वीडियोस, और ये जनरली न्यू इन्वेंशंस के लिए मिलता है, मेडिसिन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। और क्या डिफरेंस है आप बेस्ट समझ सकते हो डिफरेंस विथ एन एग्जाम्पल ऑफ कुक बुक्स, जो रेसिपी बुक्स होती हैं। तो रेसिपी बुक्स में क्या है कि रेसिपीज लिखा हुआ, तो कोई आप रेसिपी बुक है मार्केट में, कैन यू जेरोक्स दैट बुक एंड सेल? नहीं कर सकते। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना जेरोक्स, क्योंकि उस बुक पे किसी का कॉपीराइट है। बट उस बुक में जो रेसिपीज हैं, उस रेसिपीज को यूज करके आप रेस्टोरेंट में खाना बना के सेल कर सकते हो, है ना। सो सपोज मेरे दिमाग में एक रेसिपी आई और उस रेसिपी को आई रोट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक, ठीक है। तो दैट रेसिपी was an idea, that recipe was an idea, and I expressed my idea in the form of a cookbook, ठीक है। So there are two things here, recipe which is an idea and the cookbook which is an expression of idea, ठीक है। There are two things, recipe and cookbook, recipe is the idea and cookbook is the expression of idea। Copyrights protect only एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज। तो कॉपीराइट आपको बुक पे मिलेगा, रेसिपी पे नहीं मिलता है। रेसिपी एनीवन कैन यूज एंड प्रोड्यूस एनीथिंग। पेटेंट्स जो है, ये पेटेंट्स प्रोटेक्ट बोथ आइडिया एंड एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया। जैसे सपोज
मेरे दिमाग में एक प्रोसेस आया एंड विद दैट प्रोसेस मैंने एक मेडिसिन बनाया, ठीक है। सो दैट प्रोसेस इज माय आइडिया एंड आई एक्सप्रेस्ड माय आइडिया इन द फॉर्म ऑफ अ टैबलेट। तो टैबलेट इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया एंड the process is the idea. You can get patent on process also and on product also. So you can get patent on idea also and expression of idea also. This is protected under Indian Patent Act 1970. This is protected under Copyright Act 1957. All this comes under Ministry of Commerce and Industry, Department for Promotion of Industry and Internal Trade. ठीक है, DPIIT job. Now this is protected mainly for 20 years generally. This is protected till 60 years after the death of that producer. After 60 years after the death of the, till that time it is protected. Now if you invented a new thing, you need to approach government, you need to apply government to get your invention protected. ठीक है, जैसे मान लो you invented something new, you didn't approach government, वो मैंने कॉपी कर लिया and I approached government, I will get the protection, you will not. So to protect your product or to protect your new invention under patent, you need to apply to government. But under copyright, जैसे हमने ये बुक लिखी, तो बुक लिखा मैंने और फर्स्ट पेज पे लिख दिया सी और इनसर्किल कर दिया, इट इज ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड, आई डोंट नीड टू अप्रोच गवर्नमेंट। कॉपीराइट्स के केस में नो वन नीड्स टू अप्रोच गवर्नमेंट। अब देखो, आप समझो एक चीज, जैसे मैंने बुक लिखी और सी लिख दिया, ठीक है, कॉपी, सो इट इज ऑटोमेटिकली प्रोटेक्टेड। नाउ सपोज ही इज डूइंग अ जेरोक्स ऑफ दैट बुक एंड सेलिंग, सो आई विल मूव टू कोर्ट, आई विल, फर्स्ट पेज पलटो, वहां पे लिखा होगा, सो इफ ही इज डूइंग अ जेरोक्स ऑफ दैट बुक, मिल गया, नीचे लिखा है, हाँ वही, इफ ही इज डूइंग अ जेरोक्स ऑफ दैट बुक एंड सेलिंग, then I will move to court and I will have to prove that this content was first written by me and he is doing a Xerox. तो burden of proof will lie on me. मुझे बताना होगा, कोर्ट में प्रूफ देना होगा कि पहले हमने ये कंटेंट लिखा था। So copyrights are automatically protected just by writing C. Of course protect होगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि जेरोक्स नहीं करिए, करेंगे तो आपको कोर्ट में मूव करके उसको प्रूफ करना होगा। बट पेटेंट्स के केस में यू नीड टू अप्लाई टू गवर्नमेंट। आपने कुछ प्रोड्यूस किया, अगर आप गवर्नमेंट में नहीं अप्रोच करोगे, सेम चीज किसी और ने अप्रोच करके बोला कि हमने प्रोड्यूस किया, ही विल गेट द पेटेंट। So this is automatically protected. Here you need to approach to the government. Huh? Sometimes Copyright also not protected because courts say that it is for general public. वो तो अलग लीगल डिस्प्यूट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, वो तो उसका इन्फोर्समेंट हो गया बेसिकली। जैसे 3 years बैक एक DU में केस था, DU में एक शॉप है, अब वहाँ पे फॉरेन राइटर्स की बुक टीचर्स रिकमेंड करते हैं, वो 4-4, 5-5 हज़ार की आती है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पूरी की पूरी बुक जेरोक्स कर लेते हैं। सो फॉरेन पब्लिशर्स दे मूव टू दिल्ली हाई कोर्ट, ठीक है, कि इट्स अ वायलेशन ऑफ द इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स। दिल्ली हाई कोर्ट गिव जजमेंट इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ये स्टूडेंट्स पुअर है, दे कांट अफोर्ड, and anyway they are xeroxing just to read on their own, not for sale, so they gave judgment in favor of the students. But of course it is also a violation. But देखो, इसीलिए इंडिया में till now the enforcement of these intellectual property rights is very poor, which the developed countries are concerned, and developed countries keep on pressurizing us that you make this enforcement proper। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बाहर का भी कोई मेडिसिन है, हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, केस जनरली हमारा जो यहाँ जो केस है ना, इट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, और जनरली पुअर कंट्रीज में ऐसा होता है। सो बेस्ड ऑन कि स्टूडेंट्स आर पुअर, दिल्ली हाई कोर्ट गिव जजमेंट इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है, ट्रेडमार्क्स,
What are trademarks? It is again protected under Trademark Act 1999. हाँ, trademark, see it, a trademark can be a word, it can be a symbol, it can be a logo, it can be a combination of these which exclusively identifies the commercial origin of a product or service. फिर से सुन लो आप, trademark is can be a word, a logo, a symbol or a combination of these which exclusively identifies the commercial origin of a product or service. For example, you are procuring a service, you are procuring something from Subra. So Subra Ranjan IAS is selling educational services under the name Subra Ranjan IAS. ठीक है? Now no one can sell educational service in the name of Subra Ranjan IAS because Subra Ranjan IAS has got the trademark. So trademarks are a word, logo, symbol or combination of which exclusively identifies the origin of a product or service. तो ये जो आप सर्विस परचेज कर रहे हो इसका origin क्या है? Subra Ranjan IAS. So no one else can sell the same kind of service under the same trademark. And trademarks are protected for infinite time period. क्योंकि ट्रेडमार्क इज द काइंड ऑफ ब्रांडिंग. आप मैंने ट्रेडमार्क बनाया, अब मार्केट ग्रो हुआ, अब एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होगा, तो उसके बाद तो एनीवन कैन यूज. तो ट्रेडमार्क इज फॉर इंडेफिनिट टाइम पीरियड एंड ट्रेडमार्क कैन आल्सो बी असाइन टू समवन एल्स. जैसे मेरा ट्रेडमार्क मैं किसी और को भी दे सकता हूँ. रेसिपी बुक का, हाँ. रेसिपी जो बुक होगी वो जो पब्लिशर होगा वो पब्लिशर का ट्रेडमार्क होगा. देखो, हाँ, पूरी चीज है वो तो पब्लिशर के नाम पे ही लिख रही है ना. राइट राइट, हाँ हाँ. तो पब्लिशर का नाम तो ट्रेडमार्क है. तो फिर वो कॉपीराइट में कैसे मतलब? एक सेकंड. पब्लिशर को अपने नाम का ट्रेडमार्क मिला हुआ है. ठीक है. तो अगर आप एक पब्लिशिंग कंपनी खोलते हो तो no one else can sell books in the name of that same publishing company. So आपने लिखा ABC Publishers Private Limited पे आप बुक सेल करते हो. Now I cannot sell books in the name of ABC Private Limited, but I can sell jeans in the name of ABC Private Limited. ठीक है. अब जहां तक जो बुक है, जो कंटेंट है, जो रेसिपी बुक का, ठीक है, ध्यान से समझो आप. सो आपने एक रेसिपी बुक बनाई एंड इट इज पब्लिश्ड इन द नेम ऑफ ABC Publishers Private Limited. तो मैं कोई भी बुक ABC Publishers Private Limited के नाम पे नहीं बेच सकता हूं क्योंकि ट्रेडमार्क मिला हुआ आपको किस पे? ABC Private Limited. ठीक है. अब वो जो बुक का कंटेंट है उस कंटेंट पे कॉपीराइट है. समझे? तो ट्रेडमार्क्स तो जो भी ब्रांड लोगो होते हैं आप जानते हो, ऑल आर companies are applied for trademark. So no one can sell the product, similar kind of product in that same. जैसे anyone can sell jeans in the name of Subra Ranjan jeans, but educational services no one can sell in this name. So similar category of products के लिए आप same brand नहीं यूज कर सकते. ठीक है. ट्रेडमार्क्स और इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए होते हैं and it can also be assigned to someone else. So we, if I want, we can assign this trademark to someone else also. और बहुत बार तो नाम ही एक्ट्स एज अ ट्रेडमार्क. जैसे यहाँ का लोगो ना SR करके लोगो आता है. सो इवन इफ दैट लोगो इज नॉट देयर, तो दैट Subra Ranjan IAS, दैट नेम इटसेल्फ एक्ट्स एज अ ट्रेडमार्क. ट्रेड सीक्रेट्स, हाँ, ट्रेड सीक्रेट्स. सपोज Subra Ranjan IAS ने एक बंदा हायर किया और उसको बोला कि ओल्ड राजेंद्र नगर करोलबाग में जितने भी स्टूडेंट हैं सबके डोर पे नॉक करो और सबका नाम और नंबर कलेक्ट करके ले आओ, फोन नंबर. ठीक है. तो कुछ लोग देंगे और कुछ लोग भगा देंगे. ठीक है. तो सपोज वी कलेक्टेड दिस स्टूडेंट्स UPSC एस्पिरेंट्स नेम एंड नंबर. वो इंफॉर्मेशन SRIS के पास आ गई. इज दिस इंफॉर्मेशन कमर्शियली बेनिफिशियल टू SRIS? यस. क्यों? हर सुबह मैसेज आने लगेगा कि बैच इज स्टार्टिंग ऑन दिस डेट. So it is of commercial benefit.
इज दिस इंफॉर्मेशन जो स्टूडेंट्स का नाम है पब्लिकली अवेलेबल है? नहीं. एंड has SRIAS made reasonable effort to keep this information secret? हमने ये नोटिस बोर्ड पे नाम और नंबर तो लगाया नहीं, हमने अपने लैपटॉप में सीक्रेटली रखा हुआ. If any information has these three characteristics, it is of commercial benefit to an organization. It is not, if any information has some commercial benefit, it is not in general available to the public on Google, and that organization has made reasonable efforts to keep this information secret, then this information will be considered as a trade secret. ट्रेड सीक्रेट. और इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है, नॉर्मल जो क्रिमिनल प्रोसीजर्स उसके अंडर होता है. सो मेरी एक इंफॉर्मेशन है ये, तो आई कलेक्टेड दिस हमारे पास है, ठीक है. सपोज इन्होंने पेन ड्राइव से चोरी कर लिया, ठीक है, देन इट विल बी अ वायलेशन ऑफ ट्रेड सीक्रेट. I will have to move to court and I will have to prove that this information was belonging to me and he stole it away. तो अगेन ट्रेड सीक्रेट्स भी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट होते हैं. इसके लिए मुझे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. अगर मैंने पब्लिकली अवेलेबल कर दिया तब तो फिर ये ट्रेड सीक्रेट रहा ही नहीं. तो ये ट्रेड सीक्रेट हुआ. जैसे कोई अगर कॉर्पोरेट मूवी देखा है तो उसमें जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज थी उनकी, वो एक तरीके का ट्रेड, जो भी बिजनेस एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी बिजनेस डिटेल्स होती है, जो भी बिजनेस की स्ट्रेटेजी होती है, ऑल आर ट्रेड सीक्रेट. क्योंकि वो उनके लिए कमर्शियल बेनिफिट देता है, वो उसको सीक्रेट रखते हैं और वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू द पब्लिक. ट्रेड सीक्रेट. तो सारे इन्फॉर्मेशन जो बिजनेस डील्स होते हैं ऑल आर ट्रेड सीक्रेट्स. नहीं, ट्रेडमार्क के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली नहीं होता, अप्लाई करना पड़ता है. ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, ये तो समझते ही हो. Protected under geographical, it's for goods only, protected under Geographical Indications Act 1999. So if any good, ठीक है, if any good has a special characteristic, just because it is being produced from a particular region, then the producers of that region can apply for a GI tag. If any particular good has some special characteristics, why some special characteristics? Just because it is being produced from a particular region, then you can apply, then the producers of that region can apply for a GI tag, ठीक है. And if they will get the GI tag, they can put that tag on their products. Everyone else can produce that product, but they are not allowed to put that same tag. So they get special treatment. Their products, the GI tag products, they fetch better prices in the market. ऐसे there are hundreds of products. अभी रिसेंटली वो बंगाल रसगुल्ला पे मिला, मल्लापुरम में वो स्टोन स्ट्रक्चर्स पे मिला, फिर वो बनारसी साड़ी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. एंड इट इज नॉट गिवन टू एनी वन पर्सन, ठीक है. ये उस प्रोड्यूसर्स उस रीजन पे मिलता है, उस रीजन में जो भी प्रोड्यूस करेगा. एंड सिंस इट इज रीजन स्पेसिफिक, तो हो सकता है जैसे बासमती राइस है तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उधर के जो एरिया में वो बासमती राइस होता है. अब कुछ पाकिस्तान का भी एरिया जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है वो राइस. सो इंडिया में वो 7 स्टेट्स को ग्रांटेड है कि आप बासमती राइस का टैग यूज कर सकते हो. सेम टैग has been made available to the rice growers of Punjab region of Pakistan. तो ये किसी countries, it may not be country specific, ये region specific होता है और सेम टैग मिलेगा उनको भी. हाँ, नो, उनके यहां भी जीआई का लॉ है, सो दे विल गेट the GI tag under their law, but since हमारे यहाँ भी वही भाई, they are trying to get the GI on basmati rice, ठीक है. तो बासमती राइस प्रोड्यूसिंग जो रीजन है उस
पूरे इंटायर रीजन के प्रोड्यूसर्स को मिल रहा हो, तो जो टैग हम दे रहे हैं वही टैग तो बेसिकली कंट्रीज कोऑर्डिनेट ऐसे केसेस। तो इंडिया ने दे दिया, पाकिस्तान में भी मतलब वो प्रोसेस में है, ठीक है। तो रीजन स्पेसिफिक है, नॉट प्रोड्यूसर्स स्पेसिफिक एज सच। नाउ ऑल दीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ये तो कंट्री स्पेसिफिक विद इन द कंट्री प्रोटेक्टेड है ना, बट सिंस वी हैव साइंड ट्रिप्स एग्रीमेंट, so now if someone in US is getting a patent, we are also bound to protect that patent because we are a signatory of TRIPS agreement। और 1995 में ट्रिप्स आया, उसके पहले हमारे पेटेंट एक्ट्स थे। नाउ ट्रिप्स जब आया तो ट्रिप्स हैज सर्टेन, ट्रिप्स में भी ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिफाइंड है, ठीक है ना। तो इट मे बी पॉसिबल कि हमारे यहाँ जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स थे उसके फीचर्स हम लोग ये बोल सकते थे कि हम लोग कॉपीराइट इस पे देंगे, एंड ट्रिप्स लॉ मे बी समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट हो सकता नहीं। हमारे यहाँ जो पेटेंट एक्ट है कि हम लोग बोले कि हम इस पे पेटेंट देंगे, इतने साल के देंगे, द ट्रिप्स लॉ मे बी अ लिटिल बिट डिफरेंट। सो व्हेन ट्रिप्स केम into effect 1st January 1995, WTO asked all the member countries that you amend your intellectual property rights law so that it becomes in compliance with the TRIPS law। तो हमने चेंजेस किए अपने लॉज में टू कंप्लाई विद द ट्रिप्स लॉ। पेटेंट लॉ में हमने दो मेजर चेंजेस किए हैं। फर्स्ट, हमारा पेटेंट लॉ बिफोर 1995 was not allowing patent on product, हम लोग पेटेंट केवल प्रोसेस पे देते थे। So we have made an amendment in 2002 and 2005 so now we are giving patent on products also। और दूसरा मेजर अमेंडमेंट किया हमने कंपलसरी लाइसेंस से रिलेटेड, ठीक है, कंपलसरी लाइसेंस रिलेटेड हमने मेजर अमेंडमेंट किया। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि व्हाट इज कंपलसरी लाइसेंस, पेटेंट्स के केस में यूज होता है। कंपलसरी लाइसेंस, जैसे सपोज आई गॉट अ पेटेंट ऑन अ पर्टिकुलर medicine, so if I got a patent I can give him license that you produce and give me royalty। so इसको बोलते हैं कि वॉलंटरी लाइसेंस हमने दिया, हमने willingly I give the license to him। now suppose I got a patent on a particular medicine and if I am not producing that medicine, हमको पेटेंट मिल गया बट मैं वो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, और if I am producing but I am producing and selling at a very high price which is not affordable to the general public then in that case someone else may approach the patent owner and can ask for license। someone else may approach the patent owner, तो या तो पेटेंट ओनर प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा या पेटेंट ओनर प्रोड्यूस कर रहा है सेलिंग एट अ वेरी हाई प्राइस, देन एनीवन एल्स कैन अप्रोच द पेटेंट ओनर कि भाई आप मुझे लाइसेंस दे दो एंड आई कैन सेल दिस एट अ लेसर प्राइस, एंड इफ ही डजंट अलाउ देन दैट पर्सन कैन मूव टू गवर्नमेंट एंड कैन आस्क फॉर अ कंपल्सरी लाइसेंस। तो एक तो वॉलंटरी लाइसेंस होता है, ठीक है, और एक होता है कंपल्सरी लाइसेंस विच द गवर्नमेंट गिव्स। सो इफ द पेटेंट ओनर इज नॉट प्रोड्यूसिंग दैट मेडिसिन और ही इज प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एट अ वेरी हाई प्राइस विच इज नॉट अफोर्डेबल, then in that case if anyone else approaches the patent owner to sell that medicine at a cheaper price and this negotiation fails, then that person or entity may approach the government and government may give him compulsory license to produce and sell। But even if government gives him compulsory license, that entity will have to give royalty to the previous patent owner।
ये वॉलंटरी लाइसेंस के कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है, समझ रहे हो? तो वॉलंटरी लाइसेंस हम किसी को नहीं दे रहे हैं एंड वी आर नॉट सेलिंग एट अ चीपर प्रोडक्ट, देन कोई भी अप्रोच कर सकता है उस पेटेंट ओनर को, बट ओनली आफ्टर 3 years हैज पास्ड। एक मेजर केस हुआ था, मैं आपको ब्रीफ में बता दे रहा हूं, उसका केस स्टडी आप पढ़ लेना। यूएस में एक बेयर कॉर्प कंपनी है, दे प्रोड्यूस्ड अ मेडिसिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, उसका नाम था नेक्सावर, ठीक है? एंड यूएस में प्रोड्यूस किया, इन्वेंट किया, एंड दे गॉट पेटेंट इन 1999 इन यूएस, ठीक है? तो किडनी एंड लिवर कैंसर के केस में लाइफ एक्सटेंड करता है, क्योर नहीं करता, लाइफ एक्सटेंड करता है। नाउ इन इंडिया, सो इंडिया में वो पेटेंट प्रोटेक्टेड है बिकॉज नाउ वी आर सिग्नेटरी ऑफ ट्रिप्स। अब इंडिया में दैट बेयर कॉर्प वाज सेलिंग दिस मेडिसिन एट रुपीज मंथली डोजेस, टोटली अनअफोर्डेबल। डोजेस कंज्यूम करने पड़ते हैं ना ये कैंसर के ट्रीटमेंट में, टोटली अनअफोर्डेबल। तो इंडिया में पेटेंट उसको मिला 2008 में, इंडिया में प्रोड्यूस और सेल करने का जो परमिशन था वो 2008 में मिला, एंड दे स्टार्टेड सेलिंग एट दिस प्राइस व्हिच इज टोटली अनअफोर्डेबल। तो इंडिया में एक कंपनी थी हैदराबाद बेस्ड, नैटको फार्मा, ठीक है? दिस कंपनी अप्रोच्ड द बेयर कॉर्प, दिस कंपनी अप्रोच्ड द बेयर कॉर्प एंड नाटको फार्मा आस्क्ड बेयर कॉर्प दैट यू प्लीज अलाउ अस टू प्रोड्यूस, हम लोग इस मेडिसिन को बहुत कम प्राइस में प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है? एंड विल पे यू रॉयल्टी, बट बेयर कॉर्प डिडंट एग्री, ठीक है? बेयर कॉर्प डिडंट एग्री। तो आफ्टर 3 years 2011 में नाटको फार्मा ने रीच टू गवर्नमेंट एंड नाटको फार्मा आस्क्ड फॉर कंपल्सरी लाइसेंस। पेटेंट कंट्रोलर है एक, मुंबई में ऑफिस है, चेन्नई में ऑफिस है, इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है? सो नाटको फार्मा अप्लाइड टू इंडियन गवर्नमेंट एंड आस्क्ड फॉर कंपल्सरी लाइसेंस। तो 1 साल केस चला एंड देन गवर्नमेंट गेव जजमेंट इन फेवर ऑफ नाटको फार्मा, एंड नाटको फार्मा सेड दैट कि दे विल सेल द सेम मेडिसिन एट मंथली डोजेस, एंड गवर्नमेंट आस्क्ड नाटको फार्मा कि आप जितना भी सेल करते हो उसका 7% रॉयल्टी आप बेयर कॉर्प। देखो आप समझो एक चीज, एक होता है वॉलंटरी लाइसेंस, उसी का ऑपोजिट है कंपल्सरी। कंपल्सरी मतलब पेटेंट ओनर इज नॉट गिविंग, गवर्नमेंट इज फोर्सफुली गिविंग इट टू सम अदर पर्सन। और दो ही केस में होता है, इधर यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग और यू आर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग एट अ वेरी हाई प्राइस, और अगर 3 साल बीत गया है देन यू कैन अप्रोच टू गवर्नमेंट, बट ओनली आफ्टर यू हैव अप्रोच द पेटेंट ओनर फर्स्ट, और वो बार्गेनिंग फेल हुई है नेगोशिएशन, देन यू कैन अप्रोच द गवर्नमेंट। दिस वाज द फर्स्ट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में वी हैव अ क्लॉज ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस। तो हमने अपने पेटेंट एक्ट 1970 में, पेटेंट एक्ट 1970 में सेम ट्रिप्स का क्लॉज पेस्ट किया है, तो एक तरीके का अमेंडमेंट हुआ अपने पेटेंट एक्ट में। Now this was the first compulsory license which India gave. नहीं बता रहे हैं, वो एक केस में होता है। This is the first compulsory license which India gave. तो जब इंडिया ने दिया तो there was a lot of protest in US. US को क्या लगा that US they are mainly into inventions और हम लोग generic producers हैं, so they thought कि अगर ऐसे ही US का जो पेटेंट है उस पे if India will start giving compulsory license, so they will lose a lot of money. So this issue was raised at the minister level, and then indirectly we said that कि okay, from next patents we will try to consider this thing, but इस पे तो हम लोग देंगे such compulsory license, ठीक है? US was not willing. Basically US में those companies they approached the government and then they were trying कि हम इस compulsory license को cancel कर दें, but we didn't cancel it.
So compulsory license is given when someone approaches to the government. There is one case where government can proactively on its own can give compulsory license in case of epidemics. अगर epidemics होता है कुछ ऐसा major illness, in that case government अपने से भी compulsory license दे सकती है. But otherwise you need to approach government. यूएस एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को लेके इशू कर रहा है दैट इट शुड बी अलाउड, बट इंडिया हैज सेड दैट कि वी विल नॉट अलाउ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स. वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, अच्छा एक दो टर्म्स बचे हुए हैं, एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग, और ये अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है. पहले ये पढ़ लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 45 मिनट में ये ओवर हो जाएगा. वर्ल्ड बैंक, अच्छा दीज टू इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड ब्रेटन वुड ट्विंस, क्योंकि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये क्रिएट हुए, ठीक है. WTO में 164 मेंबर्स, इन दोनों में 189 मेंबर्स. वहां पे सिंगल वोट है, यहाँ पे वोटिंग पावर डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक साइज, और हम लोग डिस्कस करेंगे उस पर. और 189 मेंबर्स हैं. वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव इज, देखो एक ऑब्जेक्टिव था टू रिहेबिलिटेट द कंट्रीज, ठीक है. वो दैट ऑब्जेक्टिव गॉट फुलफिल्ड in 1950s itself. आज की डेट में now that objective is not there basically. The objective has changed and the main objective of World Bank is to reduce poverty. ठीक है. और भी ऑब्जेक्टिव्स हैं इसी से रिलेटेड है, to raise standard of living. Third, to promote investment. But all these two are related to this only. IMF का objective to help member countries in case of BOP crisis. To facilitate international transactions. To reduce restrictions on currency convertibility. ये समझते हो, ये 1993 में जो हमने करेंसी कन्वर्टिबिलिटी अलाउ किया था, इट वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम IMF, ठीक है. फोर्थ, सर्विलांस, बताते हैं सर्विलांस मतलब क्या होता है. फिफ्थ,
to manage their economies, to provide training. सर्विलांस का मतलब होता है कि IMF कीप्स अ चेक ऑन द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स ऑन द वेरियस रिस्क फेस्ड बाय द मेंबर कंट्रीज. जैसे भी किसी भी कंट्री का अगर डेट लेवल ज़्यादा हो रहा है तो IMF keeps a track on all the member countries and then based on that it advises all the member countries that you should do this, you should do that. Plus it also provides training to the government staff regarding GDP calculation, regarding BOP management, regarding tax. When India moved from factor cost to market price, a team of IMF visited India because we were facing certain issues regarding calculation. So ये तीनों linked है basically. Surveillance means it keeps on assessing the risks faced by the economies of the member countries. Based on that risk, it advises the member countries that how to manage your economies, and it also provides trading. Plus currency management, it helps in facilitating transactions at the international level, reduce restrictions. Plus BOP crisis में ये हेल्प करती, कैसे हेल्प करती विल डिस्कस. तो ये ऑब्जेक्टिव्स है. सो नहीं, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकती है, बट जनरली इट डजंट. वो मेनली BOP नहीं, प्राइमरी क्या सेकेंडरी में लिखा हुआ, बट फ्यू कंट्रीज को इसने दिया, बट इट हैज नेवर एवर रिटन कि IMF ऐसा करेगा. डेवलपमेंट का इसका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं. टू फैसिलिटेट ट्रेड बाय मॉनिटरिंग द एक्सचेंज रेट्स, ये इसका फंक्शन. एक तरीके से ट्रेड में भी हेल्प करता है, बिकॉज व्हेन इट इज मॉनिटरिंग द एक्सचेंज रेट्स, व्हेन इट इज अलाउइंग करेंसी कन्वर्टिबिलिटी, अल्टीमेटली इट इज इम्पैक्टिंग योर ट्रेड. सो दे फैसिलिटेट मेनली डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये मेनली BOP और ट्रेड के क्राइसिस पे हेल्प करते हैं, प्लस मैनेजिंग देयर इकोनॉमी. दे ऑल्सो लेंड टू द मेंबर कंट्रीज, दे ऑल्सो लेंड टू द मेंबर कंट्रीज. एक लॉन्ग टर्म लेंडिंग करता है, एक शॉर्ट टर्म करता है. विच वन गिव्स लॉन्ग टर्म एंड विच वन गिव्स शॉर्ट टर्म? ये लॉन्ग टर्म देता है एंड दिस शॉर्ट टर्म. अगर आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो इट विल बी वेरी क्लियर. जब डेवलपमेंट के लिए दे रहा है, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, तो शॉर्ट टर्म में तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी नहीं, सो लॉन्ग टर्म देता है टिल 30 इयर्स तक. शॉर्ट टर्म जो क्राइसिस हुई है BOP क्राइसिस, उसको रिजॉल्व करने के लिए दे रहा है, तो शॉर्ट टर्म एक मार्केट रेट पे देता है, एक कंसेशनल रेट पे देता है. कंसेशनल रेट, मार्केट. एक कंडीशनल लेंडिंग करता है, एक अनकंडीशनल करता है. अनकंडीशनल और ये जो कंडीशनल होता है, व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस इट पुट? whatever issues in the economy, whatever structural bottlenecks issues in the economy which leads to this crisis, when IMF lends, it asks to resolve those issues. तो जिस इशू की वजह से ये क्राइसिस हुआ है ना, when IMF lends, IMF puts a restriction that you resolve this. For example, we faced a BOP crisis, है ना 1998 में. What was the reason? 2-3 रीजन हो सकते हैं. What was the reason of BOP crisis? वो तो रिजल्ट था. BOP क्राइसिस मतलब हमारे पास फॉरेन रिजर्व कम था, हमारा एक्सपोर्ट कम था, इंपोर्ट ज्यादा था. यही तो मैं पूछा हूं, क्यों ऐसा था, क्यों ऐसा हो गया? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी नहीं था.
हम लोग अपनी करेंसीज को ओवर वैल्यू करके रखते थे, हमारी करेंसी आरबीआई फिक्स करता था। अगर हम मार्केट पे छोड़े होते इट वुड हैव डेप्रिसिएटेड, तो मे बी पॉसिबल है कि हम अपना वी मे नॉट हैव फेस दिस क्राइसिस। हमने करेंसी कन्वर्टिबिलिटी अलाउ नहीं किया था, लिमिटेड अमाउंट ही कन्वर्ट करते थे। So when IMF lent us in BOP crisis, IMF said that you move to floating rate and they asked that कि you reduce restrictions on currency convertibility and we move to current account convertibility. So IMF puts restrictions whatever things have led to that crisis. अच्छा, when we created this World Bank in 1944, उस समय वर्ल्ड बैंक में एक ही इंस्टीट्यूशन था, IBRD. IBRD used to be called as World Bank. In 1960 we created another institution, International Development Association. Now both combined are called World Bank. ये मेनली पुअर कंट्रीज को लेंड करता है और ये मेनली डेवलपिंग कंट्रीज को एज सच। इसमें मेजर अफ्रीकन कंट्रीज हैं। ये फ्री लोन देता है, मतलब विथ 0% इंटरेस्ट। ये फिर भी कुछ चार्ज करता है, विल डिस्कस दिस, ठीक है। बेसिकली जो IBRD है ना, इट हैज AAA रेटिंग। तो AAA रेटिंग है तो इट इज एबल टू रेज फाइनेंस एट अ चीपर रेट, और इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स में ऑलरेडी द डेट इज अवेलेबल एट 2-3%, तो वहां से रेज करता है एंड इट इज एबल टू गिव टू द डेवलपिंग कंट्रीज एट 2-3%। एक तो इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से रेज करता है और दूसरा रेटिंग, AAA रेटिंग होने की वजह से दे आर एबल टू रेज फंड्स एट अ चीपर रेट एंड देन दे लेंड। IDA मार्केट से नहीं रेज करता है, IDA गेट्स असिस्टेंस फ्रॉम IBRD फ्रॉम द मेंबर कंट्रीज, और वही वो एकदम 0% इंटरेस्ट पे गिव्स लोन टू द पुअर कंट्रीज बेसिकली। तो ये मेनली पुअर कंट्रीज, लेस डेवलप्ड, और ये डेवलपिंग कंट्रीज को, एंड बोथ कंबाइंड आर कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 5 हैं इंस्टीट्यूशंस, दीज टू and International Finance Corporation, then Multilateral Investment Guarantee Agency and International Center for Settlement of Investment Disputes. ये जो तीनों इंस्टीट्यूशंस, IFC मेनली फाइनेंस करता है फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशंस। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये बेसिकली एक तरीके का गारंटी प्रोवाइड करती है, एक तरीके से गारंटी प्रोवाइड करती है सो दैट अदर इंस्टीट्यूशंस आर एबल टू लेंड टू दोज कंट्रीज, गारंटी इंस्टीट्यूशंस है। एंड सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, तो ये जो भी सेटलमेंट होते हैं अगर वर्ल्ड बैंक के लेवल पे डील होता है तो दे आल्सो रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट्स। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है जिसमें 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, और वर्ल्ड बैंक है इसमें वी हैव 2 इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो अभी हम वर्ल्ड बैंक पे ही फोकस कर रहे हैं। कौन आ रहे हैं, उससे भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। हाँ, will not charge anything like 0%. So how with their money will depreciate now? ये सपोर्ट करते हैं, ये देते हैं फंड्स, मेंबर कंट्रीज फंड्स देती हैं, ठीक है, मेंबर कंट्रीज डोनेट करती हैं, तो ये मार्केट से रेज करता है और इनको सपोर्ट मिलता है बेसिकली। सोर्स ऑफ फंड्स, source of funds,
वर्ल्ड बैंक इज ओन्ड बाय 189 मेंबर्स। तो जो 189 मेंबर्स ओन करते हैं, तो एवरी मेंबर हैज कंट्रीब्यूटेड देयर शेयर कैपिटल। समझते हो शेयर कैपिटल मतलब? जैसे एसआर प्राइवेट लिमिटेड व्हेन इट स्टार्टेड, देयर आर टू शेयर होल्डर्स, मैम एंड हस्बैंड, so both has given some capital, some money to start this institute. So World Bank के 189 members हैं, so when any member country, when any country becomes member ना, तो उसका ओनरशिप में शेयर डिसाइड होता है एंड दे कंट्रीब्यूट देयर शेयर ऑफ मनी, देयर शेयर ऑफ कैपिटल। कोई भी कंपनी स्टार्ट होती है तो ओनर्स अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं ना, देयर शेयर ऑफ द कैपिटल। तो वर्ल्ड बैंक इज ओन्ड बाय द मेंबर कंट्रीज एंड एवरी मेंबर कंट्री हैज गिवन सम फंड्स, जिसको बोलते हैं हम लोग कि देयर शेयर ऑफ कैपिटल। और सेकंड है they raise debt, they raise debt funds by issuing bonds लोन लेते हैं इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट से, बॉन्ड्स इशू करते हैं, उससे रोज करते हैं। और मेजर जो सोर्स है इट इज दिस, ये शेयर कैपिटल इज वेरी लेस। तो वर्ल्ड बैंक बेसिकली इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स इशू करता है, रेज करता है एंड देन इट गिव्स टू द मेंबर कंट्री। इंडिया में आपको लगता है कि मेंबर वर्ल्ड बैंक बहुत चीप रेट पे दे रहा है 1%, 2%, but try to understand at the same rate they are able to raise funds from the US and other European markets because of their AAA rating and already वहाँ पे debt funds बहुत cheaper rate पे available। शेयर 2-3% होगा। ये कई बार चेंज भी होता है सच। हाईएस्ट इसके शेयर कैपिटल और उससे रिलेटेड है वोटिंग राइट्स, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं, बताते हैं और किस पे बेस्ड है बेसिकली। सोर्स ऑफ फंड्स फॉर IMF borrowing from member countries, borrowing from member countries और कोटा, इसका मेन सोर्स ऑफ फंड है दिस वन। अब इसको समझने में आपको 20-25 मिनट लगेगा, ठीक है? तो इसको समझ लेते हैं आज, बाकी कुछ चीजें हैं तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, बट इसको थोड़ा सा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा समझने में, ठीक है? तो पेशेंस के साथ ही समझ लो कि व्हाट इज कोटा। तो समझने के लिए तैयार हो? थोड़ा टेक्निकल है बेसिकली। हाँ, कल नहीं, वो आज ही करना है, बाकी छोटा मोटा चीज हम लोग कल कर लेंगे, लेकिन जैसे AIB या NDB, बट ये आप समझ लो, फ्लो में हो तो समझ लो बेटर। 7-7 तक आपको छोड़ दिया जाएगा। हाँ, अब देखो ये जो शुरू कर रहे हैं तो ये समझ लो, मे बी 7 भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना डाउट पूछते हैं, ठीक है? तो 7 हो सकता है, 7-5 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर डाउट्स। तो आप ध्यान से सुनो और जहां पे डाउट होगा वहां पे पूछ लेना आप, ठीक है? मनी एंड बैंकिंग का फर्स्ट क्लास याद है? याद है ना? क्या हुआ था फर्स्ट क्लास में? हमने पढ़ाया था और आपने सुना था। देखो मनी एंड बैंकिंग में जो बार्टर ट्रेड होता था, देयर वाज अ मेजर प्रॉब्लम, क्योंकि कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए दोनों साइड से, दैट वाज द बिगेस्ट हर्डल। उसको रिजॉल्व करने के लिए व्हाट RBI सेड कि आपके पास जो भी गुड्स है यू कीप इट विथ RBI एंड RBI गेव अ कॉमन करेंसी।
आपको आपस के गुड्स इंटरचेंज करके ट्रांजैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आरबीआई सेड कि आप अपने अपने गुड्स हमारे पास रख दो एज अ बैंक, और उसी के करस्पॉन्डिंग आरबीआई इशूड अ कॉमन करेंसी विच यू स्टार्टेड ट्रांजैक्टिंग विथ। तो बार्टर ट्रेड की प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई बाय गिविंग अ कॉमन करेंसी। ठीक है। अच्छा, नाउ रेप्लिकेट दिस एग्जांपल एट द इंटरनेशनल लेवल। एनी में जो कंट्री है वो हर साल हमारे यहाँ मनी सप्लाई बढ़ रहा है, कितना हम लोग बढ़ाते हैं जितना हमारा जीडीपी इंक्रीज होता है। भैया एवरी ईयर आवर आउटपुट इज इंक्रीजिंग ना, सो वी रिक्वायर मोर मनी टू ट्रांजैक्ट दैट आउटपुट। ये समझते हो ना, आउटपुट मनी सप्लाई चेंजिंग द आउटपुट का कॉन्सेप्ट। हाँ, तो हर साल हमारा मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है इंक्रीज, बिकॉज आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, तो टू ट्रांजैक्ट दैट आउटपुट आरबीआई इज पंपिंग मोर मनी इनटू द सिस्टम। और हर कंट्री में ये जो मनी सप्लाई जो इंक्रीज होता है इट डिपेंड्स ऑन द आउटपुट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, तो आउटपुट जिस प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है उसी प्रोपोर्शन में मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि इंटरनेशनल ट्रेड जनरली डॉलर्स में होता है। ध्यान से सुनना और डाउट होगा तो पूछ लेना आप। इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होता है। नाउ ऑल ओवर एट द कंट्रीज लेवल, डिफरेंट कंट्रीज लेवल, ऑल द कंट्रीज they used to do international trade only with dollars or gold, क्योंकि उनको बाकी करेंसीज पे ट्रस्ट नहीं था। इंटरनेशनल ट्रेड यूज्ड टू हैपन विथ डॉलर्स एंड गोल्ड ओनली। ठीक है, अब डॉलर्स का सप्लाई कितना होगा डिपेंडिंग ऑन यूएस जीडीपी। ठीक, डॉलर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कितना डॉलर्स कौन प्रिंट कर सकता है? यूएस। यूएस कितना प्रिंट करेगा? जितना यूएस का प्रोडक्ट और सप्लाई होगा उसका आउटपुट। नाउ एवरी मेंबर कंट्रीज जीडीपी वाज इंक्रीजिंग, इंटरनेशनल ट्रेड वाज इंक्रीजिंग, बट जो इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज का होता था मोस्टली द कंट्रीज यूज्ड टू एक्सेप्ट ओनली डॉलर्स और गोल्ड। तो इंटरनेशनल ट्रेड वाज इंक्रीजिंग अ लॉट, but the supply of dollars was limited by the GDP of US, और गोल्ड का भी सप्लाई लिमिटेड। और गोल्ड से जनरली हम लोग ट्रांजैक्ट इसलिए नहीं करना चाहते, ट्रस्टवर्दी है, बट गोल्ड के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक शिप से ऑयल आ रहा है, दूसरे शिप में गोल्ड लेके भेजना पड़ेगा। फिजिकल कमोडिटी है ना, तो गोल्ड के साथ फिर भी एक मेजर प्रॉब्लम है। सो मोस्टली कंट्रीज वर विलिंग टू एक्सेप्ट डॉलर्स और गोल्ड समझ लो। अब डॉलर का हर साल सप्लाई इज लिमिटेड बाय द आउटपुट इंक्रीज ऑफ यूएस। हर कंट्री का आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, बट जितना इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीज हो रहा था उतना डॉलर नहीं इंक्रीज होता। सो वी फेस्ड प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आने लगी क्योंकि वी आर एक्सेप्टिंग ओनली, वी आर ट्रस्टिंग ओनली डॉलर्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इफ ऑल द कंट्रीज we are willing to accept any member any country's currency, तब ये प्रॉब्लम नहीं आती। ये समझ रहे स्टेटमेंट? इफ हर कंट्री एक दूसरे का अगर करेंसी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो हर कंट्री का करेंसी इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। बट एवरी कंट्रीज जीडीपी इज इंक्रीजिंग, ट्रेड इज इंक्रीजिंग, बट ऑल मेंबर कंट्रीज वांटेड टू एक्सेप्ट फॉर ट्रेड ओनली यूएस डॉलर्स। उसका सप्लाई बहुत लिमिटेड था एज पर यूएस जीडीपी, और इंटरनेशनल ट्रेड वाज इंक्रीजिंग मोर, सो वी स्टार्टेड फेसिंग डिफिकल्टी इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो सपोज यू गाइज आर डिफरेंट मेंबर कंट्रीज, आईएमएफ के आप मेंबर कंट्रीज। ठीक है, अब आप लोग आपस में जो ट्रेड कर रहे हो, बार्टर ट्रेड डिफिकल्ट था और करेंसी आपके डॉलर से एक्सेप्ट करना चाहते, इसलिए प्रॉब्लम होने लगी। नाउ जैसे आरबीआई ने बार्टर ट्रेड वाली प्रॉब्लम रिजॉल्व करी, वैसे हियर आप आरबीआई को रिप्लेस कर दो आईएमएफ से, एंड इंडिविजुअल जो पीपल थे कंट्री में उसको रिप्लेस कर दो मेंबर कंट्रीज। सो नाउ यू आर द मेंबर कंट्रीज, यू आर नॉट विलिंग टू transact with your own currencies, you are all willing to transact only with dollars, and I am IMF. So what, to resolve this problem, what IMF said to you is, आप सब लोग अपने अपने कुछ गुड्स हमारे पास रख दो। जैसे आपने कुछ व्हीट रख दिया, आयरन रख दिया, कुछ भी रख दिया गुड्स आप अपने पास रख दो। And IMF issued a common currency.
इसका मतलब ये है, सपोज दिस कंट्री केप्ट 1 kg wheat, दिस कंट्री केप्ट 1 kg आयरन, तो 1 kg wheat और 1 kg आयरन का जो इक्वेशन होगा, सपोज 1 kg आयरन इज इक्वल टू 5 kg wheat, ठीक है, तो उसके हिसाब से दे विल गेट द करेंसी. सो एवरी मेंबर कंट्री पुट देयर गुड्स एंड IMF इशूड अ कॉमन करेंसी. वो कॉमन करेंसी फिएट करेंसी थी या नहीं? यस, इट वाज अ पेपर नोट ना, एक तरीके से समझ लो आप. नाउ व्हेनेवर द लॉजिक सेज दैट कि व्हेनेवर एन इशूइंग अथॉरिटी इज इशूइंग अ फिएट काइंड ऑफ करेंसी, तो इट मस्ट बी बैक्ड बाय एसेट्स. तो IMF ने बोला कि आप सब लोग अपने गुड्स कुछ कुछ रख दो मेरे पास एंड मैं एक कॉमन करेंसी इशू करता हूं. दैट कॉमन करेंसी एवरी मेंबर कंट्री इज विलिंग टू एक्सेप्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड. हो गया रिजॉल्व. आप लोग आपस की अपनी करेंसीज, जैसे व्हेन इंडिया इज सेलिंग समथिंग टू पाकिस्तान, इंडिया वाज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट पाकिस्तानी करेंसी. चाइना किसी को सरकार नहीं, आप लोग आपस की करेंसी नहीं एक्सेप्ट करते, बट व्हेन IMF सेड टू ऑल द मेंबर कंट्रीज कि आपने अपने गुड्स मेरे पास रख दो, एंड IMF क्रिएटेड अ कॉमन करेंसी, पेपर करेंसी. दैट पेपर करेंसी एवरी मेंबर कंट्री गॉट एंड दे स्टार्टेड डूइंग ट्रेड विद दिस करेंसी. प्रॉब्लम रिजॉल्व. जो RBI ने किया वही इसने किया. इस हाँ अभी आते हैं उस पर. इस लॉजिक में किसी को प्रॉब्लम है? समझ गए? अच्छा, अगर सही में समझ गए हो तो आप एक क्वेश्चन बताओ इसी से, तब पता चलेगा कि आप समझे नहीं समझे. सो IMF इशूड दिस इन 1969, ठीक. तो IMF ने जो करेंसी अपना इशू किया उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स, SDRs, ठीक. Do you think that IMF was required to issue this currency again, or it was only one time requirement? सोच लो आराम से अच्छे से आप. तो IMF ने 1969 में इशू किया, उसके बाद दोबारा भी IMF को जरूरत पड़ी या ओनली वंस? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि दोबारा जरूरत पड़ी, एंड हाउ मेनी ऑफ यू थिंक ओनली वंस? दोबारा क्यों जरूरत पड़ी? RBI has to print notes again and again, so similar. भाई हर साल ट्रेड इंक्रीज हो रहा है, तो एक लेवल की लिक्विडिटी सप्लाई किया, बट आफ्टर 5 years GDP इंक्रीज, ट्रेड इंक्रीज, सो IMF वाज रिक्वायर्ड टू सप्लाई मोर करेंसी नोट्स. सो IMF हैज डन दिस सेवरल टाइम्स. और आप तो समझने के मूड ही में नहीं लग रहे हो, इसलिए आपसे बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. सो IMF हैज डन दिस सेवरल टाइम्स, ठीक है. अब एक चीज आप और समझो, इंडिया सपोज इज कीपिंग व्हीट एंड IMF इज इशूइंग करेंसी. सपोज ₹20 per kg व्हीट, ठीक है. नाउ इफ इंडिया कीप्स 1 kg wheat and IMF gives a currency, or India keeps ₹20 Indian currency and IMF gives its one currency, दोनों में कोई डिफरेंस है? जो 1 kg wheat रखा है इंडिया ने एंड IMF gave a one currency, that 1 kg wheat is asset for IMF, उसके करस्पॉन्डिंग. अगर इंडिया व्हीट न रख करके ₹20 रखता है एंड IMF इशूज अ करेंसी नोट SDR, तो जो ₹20 इंडिया IMF के पास रखता है, दैट ₹20 नोट फॉर IMF इज एसेट और लायबिलिटी? एसेट है. लायबिलिटी किसके लिए? इंडियन गवर्नमेंट के लिए. द थिंग इज कि व्हेनेवर IMF इज इशूइंग अ करेंसी नोट, IMF के पास कुछ एसेट्स होने चाहिए उसके इक्विवेलेंट. वो व्हीट है, राइस, आयरन है और इंडियन रुपीज है, डजंट मैटर, ठीक है. तो बेसिकली मेंबर कंट्रीज ने गुड्स नहीं रखे हैं, उन्होंने अपनी करेंसीज रखी. अब आप एक चीज और समझो, आप एवरी मेंबर कंट्रीज दे वर नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट देयर करेंसीज इन इंटरनेशनल ट्रेड. यही तो प्रॉब्लम थी. बट व्हेन ऑल द मेंबर कंट्रीज गेव देयर करेंसी टू IMF and IMF issued a common currency, वो common currency you all are willing to accept. इसी से प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई.
आप लोग के पास जो डिफरेंट मेंबर कंट्रीज है डिफरेंट करेंसीज, आप लोग इंटरनेशनल ट्रेड में नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे. बट व्हेन IMF आस्क्ड यू ऑल कि आप लोग अपनी अपनी कुछ करेंसीज में हमारे पास रख दो, एंड IMF इशूड अ कॉमन करेंसी, वो कॉमन करेंसी आप लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार. एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा, बताते हैं, वो तो हो जाएगा डिसाइड. सपोज वन इंडियन रुपीज 2 पाकिस्तानी रुपीज, वो तो जो इंटरनेशनल ट्रेड में जो ट्रांजैक्शन का रेट है उसके अकॉर्डिंगली हो गया. भाई if $1 was at that time was ₹30, तो एक $1 पे एक SDR मिल रहा है, तो ₹30 रखने पे एक SDR मिलेगा. फिजिकल एसेट्स मतलब कुछ एसेट्स होना चाहिए, वो व्हीट भी हो सकता है, इंडियन रूपी भी. IMF के लिए तो इंडियन रूपी एसेट है ना, राइट. That currency is, देखो, IMF is issuing its SDRs only after the deposition of the member country's currency. IMF, who is owning the IMF? All the 189 member countries. ठीक है, तो IMF की अपनी इंटीग्रिटी, वो जो करेंसी इशू कर रहा है वो तो फेक का नहीं करेगा ना. दे हैव इशूड ओनली आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ दिस एसेट. देखो, RBI ने हेल्प किया इंडियन पीपल का टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर ट्रेड. Here IMF is helping the member countries to resolve their problem of liquidity. तो IMF ने सबसे करेंसी लेके वो कॉमन करेंसी इशू कर दी. So sir, when IMF can जिसको भी जो डाउट है वो यहीं पे आप पूछोगे. हाँ, when IMF can issue notes like currency whatever, so what's the need of like rupees, dollars? Why don't we use IMF's currency? तो आप IMF करेंसी तो देखो, आर यू ट्राइंग टू Regular days like you, me, IMF currency. बता रहे. बता रहे. और कोई? तो IMF में पुल आउट दैट, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो पुल आउट. ऐसा जरूरत नहीं पड़ा, बट इट में पुल आउट. अभी तक ऐसा नहीं हुआ, बट IMF may do that thing. देखो, IMF has just tried to resolve the problem of international liquidity, और टाइम टू टाइम इसने पंप किया पैसा. और किसी को कोई डाउट? अभी जो IMF ने जो SDR दिया है ना, इट डजंट एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म. वो नोट की तरह नहीं दिखता है. इट इज जस्ट एन अकाउंटिंग एंट्री एंड इट बिलोंग्स ओनली टू मेंबर कंट्रीज गवर्नमेंट्स. कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई प्राइवेट कंपनी कांट होल्ड SDRs. वो गवर्नमेंट के पास रहता है. ठीक है, यू कांट होल्ड एसेट्स, वो गवर्नमेंट के पास होता है. और सपोज अ मेंबर कंट्री डजंट हैव एनी फॉरेन करेंसी, कैन दे अप्रोच IMF एंड आस्क फॉर मोर SDRs? नहीं समझा? If a member country doesn't have any foreign currency and they want to trade, can they approach IMF and ask for more SDRs? हाँ भाई, नहीं. देखो, आप समझो एक चीज. I am RBI, you are individuals of India. Depending on the overall input output increase, RBI creates that much currency. अगर आपके पास आज की डेट में एक भी रुपया नहीं है, कैन यू गो टू RBI एंड आस्क RBI टू प्रिंट मोर मनी? नो. आपके पास रुपया नहीं है, आपके पास गुड्स है, आप सेल करो किसी और इंडिविजुअल को, यू गेट द करेंसी. यू कैन नॉट, एवरी इंडिविजुअल मेंबर, एवरी इंडिविजुअल पीपल कैन नॉट अप्रोच RBI कि आप ये गुड्स ले लो और
पैसा प्रिंट करो। आरबीआई सप्लाइज द करेंसी नोट इन द सिस्टम डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल डिमांड ऑफ दैट मनी। एनुअल आरबीआई एसएस की कितना सब मनी सप्लाई इंक्रीज होना चाहिए, आरबीआई उतना इंक्रीज करता है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी देन आरबीआई विल इंक्रीज द मनी सप्लाई। बट अगर किसी इंडिविजुअल के पास पैसा नहीं है, they can always sell the goods and can purchase the currency note. Individuals cannot approach to RBI कि आप मेरा goods लो और extra RBI increases or decreases the money supply depending on the overall demand and supply of the currency note. वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे when there is a problem in international liquidity, तो IMF will ask all the member countries at the same time कि आप अपना अपना करेंसी नोट रखो and IMF will supply. बट किसी एक पर्टिकुलर मेंबर कंट्री के पास कोई फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, दे कैन नॉट अप्रोच आईएमएफ कि आप और हमको दे दो। इफ यू डोंट हैव फॉरेन करेंसी, ठीक है, आप गुड्स सेल करो, यू परचेज दैट फॉरेन करेंसी एंड देन यू ट्रेड। आईएमएफ पंप्स द एसडीआरस डिपेंडिंग ऑन द ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द एसडीआरस फॉर इंटरनेशनल लिक्विडिटी। इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज के विशेष नहीं फुलफिल करता। एंड व्हेनेवर आईएमएफ पंप्स दिस एसडीआरस, इट आस्क्स द मेंबर कंट्रीज टू गिव इट्स करेंसी, और हर मेंबर कंट्री कितना देगा, ऐसा नहीं कि आपका जितना मैंने उतना दे दोगे। यू गिव करेंसी नोट्स एज पर योर इकोनॉमिक साइज। इकोनॉमिक साइज के परसेंटेज में कुछ स्पेसिफाइड है। तो जो एसडीआरस अलोकेट होते हैं, इट इज अलोकेटेड इन टर्म्स ऑफ योर इकोनॉमिक साइज। तो जो कंट्रीज का ज्यादा इकोनॉमिक साइज होगा वो ज्यादा करेंसी रखेगा एंड दे विल गेट मोर एसडीआरस। एक कंट्री का कम साइज है तो दे विल कीप लेस the currency note, they will get less SDRs. इंडिया का अराउंड है 4-5 बिलियन SDRs। कुछ कुछ क्लियर हुआ है, थोड़ा सा है टिपिकल, समझ गए एक चीज। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी को नहीं, क्रिप्टो करेंसी हम सेपरेटली बता देंगे एज सच भाई। तो ये तो जैसे कंट्रीज ने करेंसी प्रिंट करी वैसा ही है एक तरीके से। इसमें किसी को आप सोचो, देखो इसके बियॉन्ड यू विल हैव टू थिंक एंड आप क्वेश्चन पूछोगे, देन ओनली योर डाउट्स कैन बी क्लैरिफाइड। अब ये केवल मेंबर कंट्रीज होल्ड कर सकती हैं, ठीक है। ठीक है, बताते हैं। और कोई डाउट? तो हर मेंबर कंट्री को एसडीआर मिला हुआ है, ठीक है। देखो, देयर आर टू थिंग्स। व्हेन आईएमएफ गिव्स इंडिया एसडीआरस, तो दो टर्म यूज होता है, एक होता है अलोकेशन और दूसरा होता है होल्डिंग। सपोज इंडिया गॉट 5 बिलियन एसडीआरस, ठीक, तो कितना अलोकेट हुआ इंडिया को? 5 बिलियन। और इंडिया अभी कितना होल्ड कर रहा है? 5 बिलियन जितना मिला, ठीक है। सपोज इंडिया ने अपने एसडीआरस किसी और कंट्री को सेल किए और डॉलर्स परचेज किया, अलाउड है टर्म। इंडिया अगर एसडीआर सेल करता है, डॉलर्स परचेज करता, सपोज इंडिया ने एसडीआर सेल किया और इंडिया के एसडीआर रिड्यूस हो गए 3 बिलियन, तो होल्डिंग कितना हो गया? 3 बिलियन, और अलोकेशन कितना है? 5 बिलियन। तो और होल्डिंग इज लेस, तो हमको 2 बिलियन एसडीआर पे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। किसको पे करना पड़ेगा? यूएस को। जो भी कंट्री अपने होल्डिंग से ज्यादा रखता है, अब देखो ध्यान से सुनो आप, किसी और कंट्री के पास डॉलर था, they gave us dollars and we gave us SDRs,
तो उसके पास डॉलर था तो डॉलर इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट अर्न कर सकता था, ठीक है ना, बॉन्ड्स खरीद करके। नाउ दे गेव अस डॉलर्स एंड वी गेव अस एसडीआर। तो वो जो एसडीआर एक्स्ट्रा होल्ड कर रहे हैं उससे उनको क्या बेनिफिट? उनको दिस द कंट्री विच हैज शॉर्टेज दे नीड टू पे इंटरेस्ट टू दैट कंट्री। उस पे इंटरेस्ट वो कंट्री अर्न करेगी एंड दिस कंट्री विल पे। इफेक्टिवली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आईएमएफ इज नॉट गिविंग एनीथिंग बट ऑल दोज कंट्रीज हु आर होल्डिंग मोर एसडीआरस then their allocation they will earn interest, and all those countries who are holding less SDRs then their allocation they will pay. अगर ऐसा नहीं होगा समझो तो why someone will accept SDRs? फिर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है सच। सो इस तरह से ये डिजाइन है। इट इज रूटेड थ्रू आईएमएफ बट आईएमएफ नहीं कुछ पे करता है, तो कैंसिल आउट हो जाता है क्योंकि जिसका कम होगा उतना ज्यादा होगा। अच्छा, नाउ 1 SDR कि आज की डेट में वैल्यू कितनी है? SDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 5 करेंसीज। 1 SDR इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कुछ डॉलर है 0.4 एग्जैक्ट फॉर्मूला बुक में लिखा हुआ है, पाउंड, सम पाउंड प्लस यूरो प्लस येन प्लस, तो 5 करेंसीज के टर्म्स में एक्सप्रेस। ध्यान से इसको सुनना, 5 करेंसीज के टर्म्स में वेट्स असाइन है। जब 1969 में एसडीआर क्रिएट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उस समय 1 एसडीआर डॉलर के टर्म्स में एक्सप्रेस था, ठीक है। बट देन आईएमएफ सेड कि नहीं, एक जो एसडीआर है इंटरनेशनल करेंसी, उसको एक करेंसी के टर्म्स में एक्सप्रेस करना सही नहीं है। दिस करेंसी विल गेट मोर इंपॉर्टेंस और इसके पूरे फ्लक्चुएशन पे एसडीआर डिपेंड करता है। तो बेस्ट तो ये होना चाहिए कि एसडीआर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल द 189 मेंबर कंट्रीज का कुछ वेटेज होना चाहिए। बट राइट नाउ ओनली 5 करेंसीज। एक चीज आप और समझो, अगर इसको आप रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो, सबको रुपी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 एसडीआर आता है कितना? ₹100 आएगा, ठीक है। ये ध्यान से सुनो, कन्वर्जन के बाद ही आएगा। But is SDR expressed in rupees? No, SDR is expressed in these 5 currencies. Now every member country is holding SDRs और SDR की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? ये 5 करेंसीज पे। So these 5 currencies become very important क्योंकि ये 5 करेंसीज डेप्रिसिएट करेंगी तो हमारा फॉरेन रिजर्व डेप्रिसिएट करेंगे। अगर आईएमएफ अभी के इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो ये आता है, बट इट इज नॉट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ। अगर आज की डेट में आईएमएफ बोलता है कि हम एसडीआर को रूपी के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे दिस थिंग, तो एवरी मेंबर कंट्री इज होल्डिंग एसडीआर और उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? रूपी पे। इफ रूपी डेप्रिसिएट ऑल देयर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डेप्रिसिएट्स, तो दिस करेंसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैसे इंक्लूड होता है? इकोनॉमिक साइज और ट्रेड जिस कंट्री का इंक्रीज होता है, आईएमएफ इंक्लूड्स दैट करेंसी इनटू देयर एसडीआर बास्केट। तो इंटरनेशनल ट्रेड कोई भी मेंबर कंट्री किसी भी करेंसी में यूज कर सकता है इफ दे म्यूचुअली एग्री, बट एसडीआर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 5 करेंसीज। इसका ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि इसी 5 करेंसीज में आप ट्रेड कर सकते हो, नॉट एट ऑल। एसडीआर 5 करेंसी, जब स्टार्टिंग हुआ तो एक ही करेंसी में एक्सप्रेस था, फिर दूसरी करेंसी आई, नाउ वी हैव एडेड द 5th करेंसी। तो जो करेंसीज हैं इसमें दे ऑटोमेटिकली बिकम इंपॉर्टेंट क्योंकि हम जो एसडीआर 5 बिलियन होल्ड कर रहे हैं उसकी वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है? ये 5 करेंसीज वैल्यू डेप्रिसिएट करेगी तो हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। हाँ, हाँ, तो अलोकेशन टाइम टू टाइम आईएमएफ रिवाइजेस दिस, ठीक है। टाइम टू टाइम आईएमएफ रिवाइजेस दिस, जैसे रिसेंटली चाइना हुआ तो आईएमएफ रिवाइज करता है कोटा। देखो आप समझो, ये जो कोटा है, कोटा मतलब एवरी मेंबर, तो अगर जो आप मेंबर कंट्रीज हो तो क्या होता है, जब आप मेंबर बनते हो आईएमएफ के तो आप कुछ करेंसीज रखते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको एसडीआर मिलता है। कितना करेंसी रखते हो ये आपके इकोनॉमिक साइज पे डिपेंड करता है, उतना ही आपको एसडीआर मिलेगा। कितना आप आईएमएफ से लोन ले सकते हो वो भी
कोटा के टर्म्स में डिपेंड होता है। जैसे समझो आप एक चीज, इफ यू बिकेम अ मेंबर, तो आईएमएफ ने आपको बोला कि आपका कोटा है 5 बिलियन एसडीआर, ठीक है, तो आपको 5 बिलियन एसडीआर के इक्विवेलेंट आपको करेंसी रखनी पड़ेगी। आईएमएफ आपको 5 बिलियन एसडीआर देगा, ठीक है। आप कितना बोरो कर सकते हो इमरजेंसी सिचुएशन में, 5 बिलियन एसडीआर इंटू 6 टाइम्स आप बोरो कर सकते हो, और कितना वोटिंग राइट होगा ये भी कोटा पे डिपेंडेंट होता है। तो कोटा 4 थिंग्स के लिए यूज होता है। आप हर मेंबर कंट्री को आईएमएफ कोटा असाइन करता है, एंड दैट कोटा इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एसडीआर। एवरी मेंबर कंट्री कितना करेंसी रखेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कोटा। एवरी मेंबर कंट्री को कितना एसडीआर मिलेगा, दैट डिपेंड्स ऑन कोटा। एवरी मेंबर कंट्री कितना बोरो कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन कोटा। एवरी मेंबर कंट्री का वोटिंग राइट कितना होगा, दैट डिपेंड्स ऑन कोटा, एंड कोटा डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक साइज। तो जैसे पाकिस्तान ज्वाइन किया आईएमएफ को, इंडिया ज्वाइन किया, तो आईएमएफ सेट की पाकिस्तान का कोटा है 1 बिलियन एसडीआर, योर कोटा है 5 बिलियन एसडीआर, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान करेंसी रखनी होगी इक्विवेलेंट टू 1 बिलियन एसडीआर, और पाकिस्तान विल गेट 1 बिलियन एसडीआर, यू विल गेट दिस, आपकी वोटिंग राइट 1:5 होगी ऐसे। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों की वोटिंग राइट इकोनॉमिक साइज के टर्म्स में। तो ये जो कोटा है बेसिकली हर मेंबर कंट्री ने करेंसी डोनेट किया हुआ है। हाँ, यूएस ने मतलब जो भी जिसका ज्यादा होगा उसको मिलेगा इंटरेस्ट, जिसका कम होगा उसको पे करना होगा। भाई जिसका एसडीआर होल्डिंग अलोकेशन से ज्यादा होगा उसको इंटरेस्ट मिलेगा, और जिसका एसडीआर अलोकेशन से, जिसका होल्डिंग एसडीआर अलोकेशन से कम होगा उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अरे जिस कंट्री के पास ज्यादा है, भाई किसी का कम हुआ इसका मतलब किसी का ज्यादा है, तो आपस में पे करते हैं। इट इज कोऑर्डिनेटेड थ्रू आईएमएफ, बट आईएमएफ खुद से नहीं पे करता, वो तो कंट्री लेवल पे ही मतलब जीरो सम गेम एक तरीके से। कैसे भाई, कितना इजी है आपका, जिसका जितना शॉर्टफॉल है उसको इंटरेस्ट मिलेगा, कौन पे कर रहा, हाउ डज इट मैटर। हर कंट्री का जिसका कम उसको पे करना, जिसका ज्यादा उसको मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल है सच, कि आप क्या जानना चाह रहे हो इसमें। ये इस तरीके से डिजाइन्ड है क्योंकि अदरवाइज कोई एसडीआर क्यों खरीदेगा। मैं डॉलर होल्ड कर रहा हूं इंडिया, तो डॉलर पे इंडिया अर्न्स, यस, इंडिया ने बॉन्ड खरीदा हुआ यूएस गवर्नमेंट का। अगर मैं एसडीआर परचेज करूंगा तो ऐसे तो कोई वैल्यू नहीं। अगर मैं इंटरेस्ट मुझे नहीं मिलेगा तो मैं क्यों एसडीआर किसी से परचेज करूंगा। और ये केवल अकाउंटिंग एंट्री है, ये करेंसी के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता है, और केवल मेंबर गवर्नमेंट होल्ड कर सकती है, नो प्राइवेट एजेंसी। एसडीआर देकर डॉलर ले सकते हो। रूपी फॉरेक्स पे कोई नहीं असर पड़ेगा, लेकिन ये 5 करेंसी डिप्रिशिएट होंगी तो आपका एसडीआर बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा और आपके फॉरेक्स पे इंपैक्ट पड़ेगा। देखो ये ऐसा टॉपिक है कि इसमें आपको जो बुक में लिखा हो थोड़ा पढ़ना, थोड़ा और खुद से दिमाग पे जोर डालना, फिर थोड़ा डाउट आएगा और फिर पूछना, तब कुछ क्लैरिफाई होगा। अब केवल इसके आगे मेरे बताने से आपको फर्दर वो नहीं होगा। तो आपको चैप्टर पढ़ो और अपने अपने इंडिविजुअल डाउट्स पूछो, ठीक है। इसमें सुनो एआईबी और एनडीबी बचा हुआ है, ठीक है, और 1-2 टर्म्स बचे हुए हैं जैसे एंटी डंपिंग, काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये हम आपको सेपरेटली बता देंगे कि कल में भी जून का बैच का भी होगा, तो हम लोग ये क्या बोलते हैं फूड प्रोसेसिंग एंड सप्लाई चेन स्टार्ट करेंगे। बट आई रिमेंबर कि इसमें क्या बचा हुआ है, ठीक है, और करेंसी स्वैप जो बचा हुआ मुझे पता है। तो अगर जून बैच आता है तो हम लोग सप्लाई चेन स्टार्ट करेंगे। इसके कुछ टर्म्स जो हैं या आपकी जो फर्दर डाउट्स हो हम लोग अगली क्लास में सेपरेटली क्लासीफाई करेंगे। देखो सप्लाई चेन की एक क्लास होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर और पीपीपी उसकी 4 क्लास होगी, और आप लोग को फिर सेपरेटली हमको आईबीसी और ये भी बताना है, और बजट।
यार देखो वो क्या मेल करते हैं अभी तो। हाँ, सप्लाई चेन। No, no, class will be only 2. अच्छा 5 आवर्स नहीं करने का। हाँ ये तो है। और ओके, दैट आई विल कीप इन माइंड, आई विल इन्फॉर्म देम। होपफुली ये 2.5 घंटे का होगा।